गोली अनाहिता की बाजू को चीरती निकल गई। अनाहिता के हाथों से खून का फव्वारा निकल पड़ा। पार्थ तो वहीं थम गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। अनाहिता के हाथों को खून से सना देख अनिरुद्ध दौड़कर उसके पास आया। गोली लगने के बावजूद अनाहिता खड़ी थी। साहिब और दक्ष को तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। गोली की आवाज सुनते ही सारी भीड़ अनाहिता के पास चली आई। कार्तिक ने अनाहिता के हाथ पर खून और दक्ष के हाथों में पिस्टल देखी तो 2 सिपाहियों को उसे पकड़ने को कहा। इतनी भीड़ के सामने दक्ष गुनाहगार था, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण था अनाहिता के हाथों से निकलता खून। कार्तिक ने दक्ष को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। इतने लोगों के सामने साहिब भी कुछ न कर सके। अनाहिता अब खड़ी नहीं रह पा रही थी। उसे चक्कर आने लगा था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह साहिब के पास आई और उनके कानों में बोली, जाइए, अब लगा लीजिए एड़ी चोटी का जोर और निकलवाइए अपने बेटे को जेल से। खुद का खून जब वार करता है तो कैसा दर्द होता है, आज महसूस होगा आपको। आप अब अपनी बारी का इंतजार कीजिए। कहते हुए अनाहिता झूल गई। साहिब का हाथ ना चाहते हुए भी अनाहिता की तरफ बढ़ गया, लेकिन वो उसे पकड़ता इससे पहले अनिरुद्ध ने अनाहिता को थाम लिया। उसके घाव से लगातार खून बह रहा था। पार्थ को जमा देख कार्तिक उसके पास आया और बोला, पार्थ क्या हो गया तुझे, संभाल उसे, उसके हाथ में गोली लगी है, अनिरुद्ध के साथ हॉस्पिटल जा। मैं इन महोदय को इनकी जगह दिखा के आता हूं। कार्तिक के बोलने पर पार्थ ने अनाहिता को देखा। अनिरुद्ध अनाहिता को गोद में लिए बाहर की तरफ चला जा रहा था। अनाहिता के हाथ के खून से लकीरें बन रही थी। पार्थ ने देखा तो उसका दिल रो उठा। उसने जाकर अनाहिता के हाथ को थाम लिया और अपनी रुमाल रख दी उसके घाव पे। बाहर अविनाश जी अपनी मर्सिडीज में बैठे थे। उन्होंने जब अनिरुद्ध को अनाहिता को गोद में लेकर आते देखा तो जल्दी से गाड़ी का गेट खोला और बाहर आ गए। अनाहिता बेहोश हो चुकी थी। अविनाश ने अनिरुद्ध की गोद में पड़ी अनाहिता के गालों को छूकर उसे उठाने की कोशिश की। अविनाश जी, बच्चा क्या हुआ तुझे, ये खून कैसे? पार्थ क्या हुआ मेरे बच्चे को? वो गोली जो चली मेरे बच्चे को लगी क्या? तुम दोनों कुछ तो बोलो, क्या हुआ मेरे बच्चे को, ये खून कैसे? अविनाश पार्थ और अनिरुद्ध से बार बार सवाल किए जा रहे थे। अनाहिता को देख वो खुद पर काबू नहीं कर पाए। पार्थ कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन अनिरुद्ध अनाहिता को लेकर गाड़ी में बैठते हुए बोला, सर अनाहिता को गोली लगी है, जल्दी चलिए। अविनाश, लेकिन किसने चलाई इस पर गोली? अनिरुद्ध। साहिब। अनिरुद्ध कुछ बोलता उससे पहले दक्ष को लेकर आता कार्तिक दिखा। अविनाश जी को सब समझ आ गया। उसने दक्ष को पकड़ा और अपनी गाड़ी से सटाकर उसके गले पर अपना दबाव बनाते हुए बोले, शर्म नहीं आती अपनी ही बेटी के ऊपर गोली चलाते हुए? इंसान कहलाने के लायक नहीं हो तुम, दरिंदे कहीं के। तुम्हारा वो बाप कहाँ है जो हमेशा इज्जत और रुतबे की बात करता है? छोटी सी बच्ची पर गोली चलाने से कितना बढ़ गया तुम दोनों बाप बेटों का रुतबा। अविनाश जी ने दक्ष का गला इतनी जोर से पकड़ा था कि उसकी सांस उखड़ने लगी थी। कार्तिक ने अविनाश जी को पकड़कर दक्ष से दूर किया। कार्तिक, मामा पहले आप अना को लेकर हॉस्पिटल जाइए, यहाँ मैं सब देख लूंगा। अविनाश जी सिकंदर से, सिकंदर, अनिरुद्ध, मेरे बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाओ जल्दी, मैं यहाँ इन बाप बेटों से निपटता हूँ। अविनाश जी के इशारा करते ही सिकंदर ने गाड़ी हॉस्पिटल की ओर दौड़ा दी। दक्ष के पीछे पीछे साहिब अपने गुंडों के साथ आया। उसने अविनाश को देखा तो एक पल को डर उसके चेहरे पर ठहर गया। अगले ही पल वो फिर से वही मुस्कान अपने चेहरे पर लेकर आ गया। वो अविनाश के पास आया और बोला, जिंदा हो अभी, बहुत हिम्मती हो, देखते हैं कब तक जिंदा रहते हो। यकीनन तुम्ही ने हमारे खून को हमारे खिलाफ खड़ा किया है, लेकिन याद रखना, कोई कुछ भी कर ले, अपने अपनों का ही साथ देते हैं। सूर्य ने भी यही किया था और हमारी पोती भी वही करेगी। अविनाश जी गुस्से में चीखते हुए, नाम मत लो अपने मुंह से मेरी बच्ची का, वो तुम्हारी कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरे जीजा जी की बेटी है, तुम जैसे खूनी से उसका कोई वास्ता नहीं है। साहब शांति से अविनाश के कंधों पर अपना हाथ रखते हुए, चीखने से रिश्ते नहीं बदल जाते अविनाश, वो मेरा खून है, ये सच कोई नहीं बदल सकता। अविनाश, ये रिश्ता उस वक्त कहाँ था जब तुमने 5 साल की बच्ची को मरवाने की कोशिश की थी? मैं कह रहा हूं साहब, मेरी बच्ची एक आग है जो तुम्हें जलाने के लिए ही जी रही है। वक्त से पहले मरना नहीं चाहते तो दूर रहना उन दोनों भाई बहन और उसके पूरे सिन्हा परिवार से।
साहिब, भाई बहन? इसका कोई भाई भी है? साहिब ने अविनाश से सवाल किया, लेकिन अविनाश ने कोई जवाब नहीं दिया। साहिब, कुछ पूछा हमने। अविनाश, हाँ है, और इसकी माँ भी जिंदा है, मेरी बहन, जिसकी इज्जत को तुम्हारे बेटे ने तार तार करने की कोशिश की थी। बस अब घर जाओ अपने और बैठकर सब कुछ खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू कर दो। कहते हुए अविनाश ने पार्थ की गाड़ी स्टार्ट की और हॉस्पिटल की ओर चला दी। इतनी सारी बातें हो चुकी थी कि साहिब को कुछ समझ नहीं आया। सीएम ने उन्हें जल्द सब ठीक होने का दिलासा दिया। साथ ही ये भी कहा कि दक्ष के केस में वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस मौकाए वारदात पे मौजूद थी। साहिब ने अपने हाथों से अपने आदमी को इशारा किया। वो आदमी सीएम को उनकी कार तक ले आया और फिर साहिब को उनकी गाड़ी में बिठाकर गाड़ी हवेली की तरफ बढ़ा दी। साहिब ने अपने आदमी को देखकर कहा, जयशंकर, जल्द से जल्द वकील को फोन करो। हमें दक्ष शाम तक घर में चाहिए, किसी भी कीमत पर। जयशंकर ने वकील को कॉल किया और साहिब की कही बातें कही। वकील साहिब, आज कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आज 15 अगस्त है। आज सारे सरकारी काम बंद हैं। दक्ष साहिब को आज की रात तो जेल में ही बितानी पड़ेगी। लड़की बहुत तेज है, उसने जानबूझकर ये सब किया है। हो सकता है दक्ष साहब पर मुकदमा भी चले, क्योंकि मौकाए वारदात के कई गवाह वहां मौजूद थे। साहिब, वकील साहब, आप अपनी तरफ से सारी तैयारियां रखिए। गवाहों को हम देख लेंगे। बात हमारी इज्जत की है, इसलिए जितनी जल्दी हो दक्ष हमें घर पर चाहिए। वकील, जी साहिब, जैसा आपका हुक्म। साहिब ने फोन जयशंकर को दिया और कुछ सोचने के बाद बोले, जयशंकर, गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दो। जयशंकर ने गाड़ी हॉस्पिटल की ओर घुमा दी। क्योंकि मामला कॉलेज की छात्रा पर हमले का था, इसीलिए पूरी मीडिया वहां मौजूद थी। उन्हें तो नया मसाला मिल गया था। दादू ने टीवी ऑन किया तो हर चैनल पर यही न्यूज चल रही थी। जाने माने विधायक रघुनंदन प्रताप के बेटे ने छात्रा पर चलाई गोली। छात्रा की हालत गंभीर। दादू ने जल्दी से विजय जी और पंकज जी को बुलाया और न्यूज देखने को कहा। हालांकि अनाहिता का नाम नहीं आया था अब तक, फिर भी कॉलेज तो उन्हीं का था, चिंता होनी वाजिब थी। विजय जी ने पार्थ अनाहिता को फोन किया तो उनका फोन बंद था। विजय जी ने नंदू के पास फोन किया। नंदू ने फोन उठाकर उन्हें अनाहिता को गोली लगने की बात बताई। विजय जी के हाथ से फोन गिर पड़ा। वो तुरंत बाहर की ओर भागे। तभी न्यूज एंकर ने कहा, गोली जिसे लगी है उस लड़की का नाम अनाहिता बताया जा रहा है। दादू ने जल्दी से टीवी बंद किया ताकि रिधिमा या घर की बाकी औरतों तक ये खबर ना पहुंचे। पंकज जी को उन सबका ख्याल रखने और किसी भी तरह से ये खबर ना पता चलने की बात समझाकर दादू भी विजय जी के साथ हॉस्पिटल चल दिए। अनाहिता की चोट से ज्यादा दादू और विजय जी को साहिब और अनाहिता के मिलने से होने वाली विस्फोट की चिंता थी। इधर अनिरुद्ध अनाहिता को जैसे ही हॉस्पिटल ले आया, डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। गोली अनाहिता के बाजू को बस जरा सी छूकर निकली थी तो जख्म होना तय था। जख्म ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन खून ज्यादा बहने की वजह से जो कमजोरी हुई थी, अनाहिता उसी वजह से बेहोश हो गई थी। अविनाश के पहुंचने से पहले उसे होश आ चुका था। अविनाश ने उसे ठीक देखा तो महादेव का शुक्रिया अदा किया। साहिब ने कांच से अनाहिता को देखा और सीधा डॉक्टर के केबिन में आ गए। साहिब, डॉक्टर, कैसी है वो लड़की अब? चोट ज्यादा गहरी तो नहीं लगी उसे? डॉक्टर ने साहिब को देखा तो अपनी कुर्सी से उठकर उन्हें कुर्सी दी और सामने बैठते हुए कहा, चोट ज्यादा नहीं लगी थी, गोली बस छूकर निकली थी। अभी वो ठीक है, थोड़ी कमजोरी है, लेकिन वो भी जल्द सही हो जाएगी। वैसे उसके लिए आप खुद यहां आए तो जरूर कोई खास ही होगी वो। साहिब उठकर जाते हुए, दादा हैं हम उसके ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए डॉक्टर। डॉक्टर, वो तो वैसे भी नहीं होगी साहिब, क्योंकि सिन्हा सर ने उसे अपनी बेटी बताया है। फिर भी आपकी बात सर आंखों पे। साहिब, जयशंकर अपना नंबर दे दो डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब, जो भी हो आप हमें खबर करते रहिएगा। नोटों की एक गड्डी फेंकते हुए, और ये है आपका इनाम। डॉक्टर, सॉरी, मुझे इस इनाम की कोई जरूरत नहीं है सर। रही बात हालचाल जानने की, तो अभी तो कहा आपने वो आपकी पोती है, तो आप खुद ही उनसे क्यों नहीं मिल लेते? जयशंकर डॉक्टर को आंखें दिखाते हुए, जितना बोला जाए शांति से सुन लिया कर डॉक्टर। जान प्यारी नहीं है क्या तुझे? डॉक्टर, मिस्टर, ये हॉस्पिटल है, यहां जान बचाई जाती है। मुझे अपने मरीजों की चिंता है, इसीलिए
मेरे लिए मेरी जान की कोई अहमियत नहीं है। ये धमकी कहीं और के लिए बचा के रखो। जयशंकर, चाहूं तो 1 मिनट में तेरी खोपड़ी खोल सकता हूं, इसीलिए अपनी चोंच बंद रख डॉक्टर साहब। जयशंकर, जबान संभाल के। चलते हैं डॉक्टर। डॉक्टर ने भी जाते हुए साहिब को देखा और एक लंबी सांस ली। इधर विजय जी ने अपनी कार हॉस्पिटल के गेट पर खड़ी की और उधर दूसरे गेट से साहिब की गाड़ी निकल गई। दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं पाए। दादू और विजय जी भागते हुए अनाहिता के पास आए। अनिरुद्ध अनाहिता का हाथ थामे बैठा था। अविनाश खड़े होकर सारे मामले को देख रहे थे, लेकिन अनाहिता का ध्यान पार्थ पे था, जो ना कुछ बोल रहा था, ना ही अनाहिता की ओर देख रहा था। वो चुपचाप सिर्फ डॉक्टर को देख रहा था। अनिरुद्ध भी पार्थ को देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि पार्थ क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा है, लेकिन फिलहाल वो अनाहिता को संभाल रहा था। डॉक्टर ने अनाहिता के हाथ पर पट्टी करके उसे इंजेक्शन लगा दिया। अनिरुद्ध ने अनाहिता का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन अनाहिता तो हिली ही नहीं। डॉक्टर, बच्ची बहुत बहादुर है, वरना आजकल की लड़कियां तो इंजेक्शन लगवाने में आसमां सर पे उठा लेती हैं। पार्थ, सच कहा आपने डॉक्टर, ये कुछ ज्यादा ही ब्रेव है। और चेहरा फेर कर बाहर चला गया। अनाहिता को अब दर्द हुआ। उसके मुंह से आह निकल गई, जिसे सुन अविनाश जी उसके पास जाकर बैठ गए। अनिरुद्ध को अनाहिता के दर्द का एहसास हो गया। वो भी पार्थ के पीछे पीछे बाहर आ गया। बाहर आते ही उन्हें दादू और विजय जी आते हुए दिखे। दादू पार्थ के पास आए और बोले, कैसी है अनाहिता, ज्यादा चोट तो नहीं लगी उसे? पार्थ, दादू आप बिना मतलब परेशान हो रहे हैं, वो बहुत समझदार है, उसे गोली मारी नहीं गई, उसने खुद अपने आप को गोली मारी है, सोच समझकर। विजय, बच्ची वहां दर्द में है और तुम्हें झगड़ा सूझ रहा है। पार्थ, आप गलत हैं पापा, आपकी बच्ची को कोई दर्द नहीं होता, ना ही किसी और के दर्द से कोई फर्क पड़ता है। उसे बस अपने बदले से मतलब है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। विजय, पार्थ, पागल हो गए हो तुम? वो इतनी बेअकल नहीं है कि खुद को गोली मारे। साहिब बहुत बुरे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। पार्थ, आप गलतफहमी में हैं पापा। जैसे साहिब कुछ भी कर सकते हैं, ठीक वैसे अनाहिता में भी उन्हीं का गंदा खून है। वो भी जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। चटाक की आवाज आई और उसी के साथ विजय जी की आवाज आई। विजय जी, लगता है तुम अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हो। क्या बोल रहे हो तुम्हें ही पता। अब तुम यहाँ मत रहना, सीधे घर चले जाना। मैं अपनी बच्ची को लेके घर आ जाऊंगा, उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। पार्थ को अब समझ आया कि वो गुस्से में क्या बोल गया। उसकी आंखें नीचे हो गई। दादू ने उसका हाथ पकड़कर अपनी पलकें झपका के उसे शांत रहने को कहा और खुद अनाहिता को देखने चले गए। पार्थ वहीं बैठ गया। उसे विजय के थप्पड़ मारने का दर्द नहीं था, उसे दर्द था अनाहिता के चोट लगने का। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अनाहिता को दर्द में नहीं देख सकता था। कोई और होता तो उसे मार ही डालता, पर अनाहिता का क्या करता। यहाँ तो उसी ने खुद के साथ ऐसा किया, खुद की जान खतरे में डाली। गोली बाजू के बजाय कहीं भी लग सकती थी। ये सोचकर ही पार्थ की आंखें भर आई। पार्थ पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसने सर नीचे किया और हाथों को आंखों पर रख लिया। अनिरुद्ध ने पार्थ को दर्द में देखा तो उसके पास आकर बैठ गया। वो अनाहिता को भी समझ रहा था और पार्थ के डर को भी, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहना चाहता था। पार्थ ने अनिरुद्ध का हाथ अपने कंधे पर महसूस किया तो अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। वैसे तो दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज अनिरुद्ध से बेहतर शायद ही कोई समझ सकता था। पार्थ, अनिरुद्ध, तुम तो उसके दोस्त हो, तुमने देखा ना आज क्या किया उसने? खुद को गोली मार ली। अगर गोली थोड़ी भी इधर उधर होती तो मैं क्या करता? बुआ को क्या जवाब देता? और रुद्राक्ष, वो तो जानता भी नहीं है उसकी बहन आर्मी में है। उसने उन बाप बेटे को बता दिया कि वो अनाहिता सूर्य प्रताप रघुवंशी है। ठीक किया। सामने वाले को पता होना चाहिए कि उसका मुकाबला किनसे है, लेकिन इसके लिए खुद को नुकसान पहुंचाना कहां तक सही है? और भी तरीके हैं उनका सच सामने लाने के। आखिर हम सब उसी में तो लगे हैं। अब वो लोग और घातक हो जाएंगे। आर्मी ऐसे काम नहीं करती, ये बात उसे समझनी होगी। हाँ माना आज उसकी वजह से दक्ष जेल में है, लेकिन आखिर कब तक? जहां डॉक्टर ने उसकी रियल सिचुएशन मीडिया को बताई, 1 मिनट भी नहीं लगेगा दक्ष को बाहर आने में। पार्थ की परवाह अनिरुद्ध अच्छे से समझ रहा था। अनिरुद्ध ने पार्थ के हाथों को पकड़ा और कहा, मैं खुद नाराज हूं उससे, लेकिन इस वक्त हमारा साथ इंपॉर्टेंट है उसके लिए। हाँ, उसने बचकानी हरकत की है, लेकिन ये उसके गुस्से का नतीजा है जो बहुत पुराना है। अच्छा हुआ आज निकल गया।
अनाहिता और साहिब का मिलना तय था। जो हुआ अच्छा हुआ। मैं नहीं कहूंगा उससे नाराज मत हो, लेकिन इतना नाराज भी मत होना कि वो खुद को बिखेर ले। जब से तुमसे मिली है उसमें एक अलग ही चेंज देखा है मैंने। जिस अनाहिता की एक हंसी देखने के लिए मैं तरस जाता था, आज उसके चेहरे पर हर वक्त हंसी रहती है। मैं बता नहीं सकता तुम्हें, एक दोस्त होने के नाते मुझे कितनी खुशी मिलती है ये देखकर। उसने जो भी किया कुछ सोचकर ही किया होगा। अगर तुम उससे पूछोगे तो वो कारण जरूर बताएगी। पार्थ, तुम मेरी भाभी के भाई होने के साथ साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड की लाइफ हो। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों में किसी भी वजह से थोड़ी सी भी दूरी आए। मैं जानता हूं उसे। जब मिली थी मुझसे तो उसकी लाइफ के 2 एम थे। साहिब को इतना दर्द देना कि वो जी ना पाए, और दूसरा उन्हें मरने ना देना। उसके लिए प्यार शब्द के कोई मायने ही नहीं थे। उसका कहना था जो दर्द दे उसे प्यार नहीं हो सकता। और फिर वो तुमसे मिली। जब उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मुझे लगा ऐसा क्या खास है तुम में, लेकिन जब मिला तो पता चला तुम हो ही खास। हर चीज तुम्हारी, चाहे वो दोस्ती निभाना हो या परिवार की जिम्मेदारियां। मैंने कभी किसी लड़के को नहीं देखा जो अनाहिता की इग्नोरेंस के बाद भी उसको समझने की कोशिश करता, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी और उसे हंसना सिखा दिया। जब से मिला हूं उससे कभी भी उसे दिल से सोचते नहीं देखा मैंने। उसने हर इंसान को दिमाग से ही परखा। उसका कहना था दिल की बातें सुनने के लिए हिम्मत चाहिए, और उसने अपनी सारी हिम्मत दुश्मनों को खत्म करने में लगा दी है। उससे नाराज होना तुम्हारा हक है, इसलिए ये नहीं कहूंगा कि तुम उससे गुस्सा मत होना। गुस्सा होना, लेकिन तब भी उसके साथ रहना। उसे मनाना नहीं आता, इसीलिए अगर गुस्सा ज्यादा भी आए तो भी मान जाना। पार्थ ने अनिरुद्ध की बातें सुनी और महसूस किया कि अनिरुद्ध अनाहिता को जितने अच्छे से जानता है उतना तो वो भी खुद को नहीं जानती होगी। इसीलिए लोग कहते हैं कि बेस्ट फ्रेंड वो होते हैं जो बिन कहे सब समझ जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो हर वक्त आपका भला सोचते हैं। पार्थ ने अनिरुद्ध के हाथ पर हाथ रखकर आश्वासन दिया कि वो भले अनाहिता से गुस्सा है, लेकिन उसका साथ वो मर के भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, लेकिन अनाहिता को इतना एहसास जरूर कराएगा कि वो खुद के लिए हो ना हो, बाकी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनिरुद्ध ने भी उसका हाथ पकड़कर उसकी बात मानने का शुक्रिया अदा किया। अनिरुद्ध ने उसे अंदर जाने को कहा तो पार्थ ने मना कर दिया और हॉस्पिटल से चला गया। पार्थ वहां से उठा और सीधे घर को चला आया। इस वक्त उसके दिमाग में गुस्से के साथ साथ अनाहिता के लिए परवाह भी थी। विजय जी और दादू ने आते ही पहले तो अनाहिता पर गुस्सा किया, लेकिन कुछ देर बाद शांत हो गए। अनाहिता अब भी बाहर की तरफ देखे जा रही थी। तभी उसे अनिरुद्ध आता दिखा। उसे लगा हो सकता है उसके पीछे पार्थ हो, लेकिन ऐसा था नहीं। विजय जी और दादू डॉक्टर से बातें करने लगे। वो जानना चाहते थे कि अनाहिता को ज्यादा चोट तो नहीं लगी। अविनाश जी ने अनाहिता के पास बैठते हुए कहा, क्या जरूरत थी ये सब करने की आपको? खामखा खुद को चोट लगवा ली आपने। अरे मिलना था तो उनसे मिल लेते, अपनी असलियत भी बता देती, पर खुद को यूं दर्द देना कहां तक ठीक था? अनाहिता, मामू हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो अनिरुद्ध को धमकी दिए जा रहे थे। हमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिर क्यों कोई उनकी गुंडागर्दी बर्दाश्त करे? बस इसीलिए हमने ये किया। अनिरुद्ध, इसका कोई फायदा होगा तुम्हें? कल सुबह होते ही वो जेल से बाहर होंगे। अनाहिता, वो तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन उनके रसूख पर जो दाग लगा है वो मिट पाएगा क्या? जो रात आज वो हवालात में बिताएंगे वो भूल पाएंगे क्या? यहाँ कोई और भी है जो उनकी आंखों में देखकर उनकी असलियत उनके सामने ला सकता है। ये बात उनके जहन से जो चिपकाई है हमने, वो इतनी आसानी से निकल पाएगी क्या? अनिरुद्ध, माना तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन इसकी वजह से जो चीजें शुरू हुई हैं उनका क्या? पार्थ को कैसे संभालोगे? और उलझते रिश्तों को भी? अनाहिता, हम समझ नहीं पा रहे क्या कहना चाह रहे हो तुम। अनिरुद्ध, वही जो अभी बाहर हुआ। अनिरुद्ध अनाहिता को सारी बातें बताता है कि उसे लेकर कैसे विजय जी और पार्थ में कहा सुनी हुई और विजय जी ने पार्थ को थप्पड़ मारा। अनाहिता को पार्थ के उसके पास ना आने की वजह समझ आ गई। अनाहिता को अब डर था कि कहीं पार्थ गुस्से में कुछ गलत न कर बैठे। अभी अनाहिता सोच ही रही थी कि कार्तिक आता दिखा। कार्तिक अनाहिता का बयान लेने आया था। वो चाहता था कि दक्ष के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग केस बने, लेकिन अनाहिता की हालत देखकर
उसे जल्दी यकीन हो गया कि कल तक दक्ष बड़े आराम से जेल से बाहर आ जाएगा। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके विजय और दादू अनाहिता को लेकर घर आए। अनिरुद्ध उनके साथ ही घर आया। कार्तिक सीधा स्टेशन चला गया था और अविनाश मामू अपने अड्डे पर। घर में अभी तक किसी को नहीं पता था कि अनाहिता को गोली लगी है, सिवाय नंदिनी, मुक्ति और निक्की के। थोड़ी देर पहले पार्थ का उतरा चेहरा देखकर राधा जी ने कोशिश तो की थी जानने की कि कुछ हुआ है क्या, लेकिन पार्थ बिना कुछ बोले ही अपने कमरे में चला गया था। अनाहिता ने आते से ही पूरे घर में नजर दौड़ाई, शायद पार्थ दिख जाए, लेकिन पार्थ नहीं दिखा। रिधिमा ने अनाहिता के हाथ पर बंधी पट्टी देखी तो पूछा कि ये क्या हुआ। विजय और दादू का चेहरा देखकर रिधिमा जी को समझ आया कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, लेकिन दादू बातों को घुमा ले गए। विजय जी ने ऊपर आकर पार्थ के कमरे की तरफ देखा और थोड़ी देर वहीं खड़े रहे। पार्थ को आज से पहले थप्पड़ तो छोड़ो, डांटा भी नहीं था उन्होंने, लेकिन आज पार्थ ने बात ही ऐसी कह दी थी कि उनका गुस्सा काबू में ना रह सका। विजय जी ने अपना हाथ दीवार पर दे मारा। मन तो था जाकर पार्थ को गले लगाकर पूछें कि उसे थप्पड़ ज्यादा तेज से तो नहीं लगा, लेकिन उनका गुस्सा उन्हें पार्थ से बात करने को मना कर रहा था। शाम को सब खाना खाने डाइनिंग टेबल पर आए, लेकिन पार्थ नहीं आया। राधा जी ने मुक्ति से पार्थ को बुलाने को कहा तो विजय जी ने रोक दिया। राधा जी को अनुमान हो गया था कि कुछ तो हुआ है, लेकिन विजय जी का मूड देखकर उनकी पूछने की इच्छा नहीं हुई। आज पूरे घर में अजीब सी खामोशी पसरी थी। इस घर की खुशी पार्थ से थी और पार्थ आज सबके बीच नहीं था। दादी, रिधिमा, अनु जी और राधा जी को छोड़कर डाइनिंग टेबल पर बैठे हर शख्स को इस खामोशी की वजह का पता था। कार्तिक होता तो शायद इतनी खामोशी ना होती, लेकिन आज उसे थाने में ही रुकना पड़ा था। खाने के बाद सब सोने चले गए। जिस घर में देर रात तक हंसी ठिठोली की आवाज आती रहती थी, आज वहां सन्नाटा था। अनाहिता पार्थ के कमरे तक आई। उसने गेट पर हाथ रखा और दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अनाहिता दरवाजे के पास बैठ गई और उसके शब्द आंसू के रूप में बहने लगे। दरवाजे के दूसरी तरफ पार्थ बैठा था। उसका मन कह रहा था दरवाजा खोलकर अनाहिता को गले लगा ले, लेकिन इस वक्त अनाहिता के साथ सख्ती करनी जरूरी थी। अनाहिता काफी देर तक दरवाजे के पास बैठी रही। निक्की और नंदिनी काफी देर तक अनाहिता को देखती रही। अनाहिता की आज की हरकत से वो भी अनाहिता से नाराज थी, फिर भी उसका रोना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अनाहिता को लेकर अपने कमरे में आई। अनाहिता के जाने के बाद पार्थ ने दरवाजा खोला। उसने देखा कि अनाहिता वहां नहीं है, तो वो वापस अंदर जाने लगा। इस बार निक्की भी उसके साथ कमरे में चली गई। पार्थ आकर बेड पर बैठ गया। नंदिनी अनाहिता को लेकर कमरे में आई। उसने उसकी दवा उसके हाथों में रखी और पानी का ग्लास उसके हाथों में देकर वो अनाहिता को लेकर अपने कमरे में आई। अनाहिता ने दवा खाई और लेट गई। रोने और दवा की वजह से उसे जल्दी ही नींद आ गई। नंदिनी ने देखा कि अनाहिता कोई हलचल नहीं कर रही, तो उसने उसकी तरफ देखा। अनाहिता सो चुकी थी। नंदिनी ने अनाहिता के माथे पर हाथ फेरा और सो गई। निक्की कुर्सी से उठी और पार्थ के बगल में आकर बैठ गए। पार्थ ने कुछ नहीं कहा, बस निक्की को गले लगा लिया। जुबान से शब्द नहीं निकले, लेकिन आंखें बिना रुके बोलने लगी। निक्की काफी देर तक पार्थ की पीठ थपथपाते रही। बेड पर जाकर अपनी साइड पे लेट गए। दर्द दोनों तरफ था, लेकिन दोनों गलत भी नहीं थे। ये बात निक्की खुद तो समझती थी, पर पार्थ को अभी कुछ भी समझाना उसके बस के बाहर था। काफी देर रोते रहने के बाद पार्थ ने आंसू साफ किए और बेड पर बैठते हुए बोला, इस बार उसने जो किया है उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। निक्की, उसने खुद पर नहीं मुझ पर वार किया है। बदला, नफरत, हर चीज ठीक है, लेकिन बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाना गलत है। उसे अपनी पहचान साहिब के सामने रखनी थी तो रखती। उनसे हर बात का जवाब चाहिए था तो मांगती। मैं भी मांगता उसके साथ, लेकिन ऐसे उन्हें दर्द देने के लिए खुद को दर्द देना कहां तक सही था? खुद के साथ अपनों को दर्द देना क्या सही है? मैं हर कदम पर उसके साथ हूं, लेकिन इस बचकानी हरकत में मैं उसे सपोर्ट नहीं कर सकता। मानता हूं गुस्से में अनाहिता को गंदा खून कहना मेरी गलती थी। उसके लिए पापा मुझे 1 नहीं 10 थप्पड़ मारे तब भी मैं उफ नहीं करूंगा, लेकिन पापा को अनाहिता को भी उसकी गलती के लिए बोलना चाहिए था। वो पापा की जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उसकी गलती पर कुछ भी ना बोले। पापा ने मुझे मारा, उसका कोई दर्द नहीं है, लेकिन मेरी बात नहीं समझी। उसका दर्द जरूर है। निक्की, पार्थ, तू जानता है
अंकल तुझसे कितना प्यार करते हैं, वो तुझे मारकर खुद खुश नहीं होंगे। परंतु अनाहिता उनके दोस्त की वो अमानत है जिसके साथ वह जान देकर भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। अगर आज उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये नहीं है उसे कुछ कहेंगे ही नहीं। लेकिन तूने भी गलत किया ना अनाहिता को ऐसा शब्द बोलकर। तेरा गुस्सा जायज है, लेकिन गुस्से में भी कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो अपनों को दर्द दे। तेरी बात से अंकल को अंदर तक दर्द हुआ है। वो चाहते थे कि जैसे आज तक उन्होंने रिधिमा आंटी, अनाहिता और रुद्र को अपनी प्रायोरिटी माना है, वैसे आगे तू भी मानता रहे। लेकिन तेरी आज की बातों ने उनका भरोसा कहीं ना कहीं हिला दिया है। तू अनाहिता से गुस्सा रह, लेकिन एक बार जाकर अंकल के सामने अपनी बात रख। उन्हें चीजें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझा। मैंने देखा आज उनकी आंखों का दर्द। खुद के हाथों को उन्होंने कैसे दीवार पर मारा था। पार्थ, कब और क्यों? निक्की, शाम को, जब उन्होंने कुछ देर खड़े होकर तेरे कमरे की ओर देखा और फिर अपना हाथ दीवार पर ही मार लिया। पार्थ ने जब ये सुना तो जल्दी से सीढ़ियों से उतरकर विजय जी के कमरे में आया। विजय जी सो चुके थे। लो लाइट वाला लैंप जल रहा था। पार्थ ने आकर विजय जी का हाथ थामा और देखा उनका हाथ दीवार पर लगने के कारण लाल हो गया था। पार्थ ने विजय जी के हाथों को चूम लिया। उनके हाथों को थामे हुए पार्थ ने कहा, आई एम सॉरी पापा, कभी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से आप खुद को चोट पहुंचाएंगे। जिन हाथों को पकड़कर चलना सीखा था मैंने, आज उन्हें चोट पहुंचाने का कारण भी मैं ही बन गया। मैं आपका अच्छा बेटा नहीं बन पाया पापा। पार्थ की आंखों से निकले आंसू विजय जी के हाथों पर गिर गए। पार्थ के आंसुओं को महसूस कर विजय जी उठ गए। उन्होंने पार्थ को यूं देखा तो उनका गुस्सा गायब हो गया। उन्होंने पार्थ को नीचे से उठाकर बेड पर बैठाया और उसके आंसुओं को साफ कर गले से लगा लिया। विजय जी, मेरा बेटा देश का जवान है। उसके कंधे पर अपने परिवार के अलावा भी कई और परिवारों की जिम्मेदारियां हैं। उसकी आंखों में आंसू और मजबूरी से भरा ये चेहरा अच्छा नहीं लगता। पार्थ विजय जी के गले लगे ही, सॉरी पापा, मैंने आपसे जबान लड़ाई, पर मेरा इरादा आपके वादे की बगावत करना या आपको हर्ट करने का नहीं था। मैंने अनाहिता की वो हालत देखी तो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया। विजय जी ने पार्थ के हाथों को अपने हाथों में लेकर, जानता हूं मैं अपने बेटे को, वह कभी भी अपने पापा को दर्द नहीं देगा। मुझे मेरी परवरिश पर पूरा यकीन है। अनाहिता का दर्द तुझे दुश्मन की गोली से ज्यादा दर्द देता है, ये बात भी मुझे पता है। उसने जो भी किया नादानी में किया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी नादानी करने लगो। उसे बताओ कि उसने गलती की है, लेकिन ऐसा कुछ मत करो कि वो खुद को अकेला समझे। कुछ सवालों से उसके अंदर जो गुस्सा पनप रहा था वो कम हुआ है और इसकी वजह कहीं ना कहीं तुम हो। तुम और बाकी सबके साथ वो अपना दर्द, नफरत, बदला सब भूल जाती है। लेकिन मन के घाव को छुपाने और ठीक होने में फर्क होता है। जानता हूं मैं, प्यार करते हो तुम एक दूसरे से। विजय जी की बात सुन पार्थ नजरें चुराने लगा। और ये गलत नहीं है। तुम्हारे प्यार ने काफी हद तक उसके घाव को ठीक किया है, लेकिन मन का एक कोना अभी भी दर्द से भरा है। साहिब या उसका नाम लेते ही वह दर्द वापस अपने बदले के लिए परेशान हो जाता है। ऐसे वक्त में उसे तुम्हारे साथ और प्यार की सख्त जरूरत है। अगर तुम भी ऐसे वक्त पर गुस्सा करोगे तो जो प्यार का बीज उसके दिल में पनपने लगा है वह सूख जाएगा। फिर मेरी बच्ची अपने बदले के अंधेरे में वापस अपनी मासूमियत खो देगी। अपने पापा की इतनी सी बात मान लो बेटा, विजय ने बड़ी आशा से पार्थ की आंखों में देखते हुए कहा। पार्थ ने विजय जी के हाथों को माथे से लगाया। पापा, मैंने जिंदगी में पहला कदम आपकी इस उंगली को पकड़ के चलना सीखा था। जब मैं गिरा तब आपने उठाया नहीं, बल्कि सबके साथ खड़े होकर हंसते रहे। मेरे गुस्सा होने पर आपने मुझे समझाया कि जिंदगी के रास्ते में ऐसी बहुत सी ठोकरें आएंगी जो मुझे जगह जगह गिराएंगी। तब लोग मुझे उठने के लिए नहीं, मेरी हंसी उड़ाने के लिए आगे आएंगे, और तब मुझे उनकी हंसी को इग्नोर करके खुद उठकर अपना रास्ता बनाना होगा। मुझे याद है जब पहली बार मैंने बताया था कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूं, तब दादू, दादी, माँ सब मेरे खिलाफ थे, लेकिन आपने मेरे हाथ को थामकर मुझे आगे बढ़ने को कहा। आप कभी भी बाकी सबके पापा जैसे सख्त नहीं रहे मेरे साथ, बल्कि एक सच्चे दोस्त की तरह मेरी जिंदगी के हर पल को आपने मेरे साथ जिया है। ना बताने पर भी मेरे मन की हर बात आप जान लेते हैं। फिर भी आपको मुझसे रिक्वेस्ट करने की जरूरत है क्या पापा? आप मुझे मेरे प्यार का साथ देने की बात कर रहे हैं। अगर आप मुझे किसी और का भी साथ देने को कहते तो मैं खुशी खुशी मान जाता। मेरे लिए आपकी बात को मानना हर रिश्ते से ऊपर है। विजय जी ने पार्थ का माथा चूमा
और उसे गले से लगा लिया। राधा जी काफी देर से इन दोनों की बातें सुन रही थी। वह खुश थी कि बाप बेटा फिर से बात कर रहे हैं। सिर्फ एक दिन की खामोशी से वह घबरा गई थी। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरह उनके घर की खुशियां बरकरार रहें, और इस काम के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। राधा जी उठी और लाइट ऑन करके बोली, आधी रात को बाप बेटे का ये मिलाप क्यों हो रहा है? और अगर ये मिलाप हो चुका हो तो कृपया करके सो जाओ। आप दोनों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे सुबह उठकर कुछ काम करने होते हैं। विजय जी, वैसे तो मेरा बेटा आजकल मुझसे ज्यादा बात करता नहीं, हर वक्त तुम्हारे ही साथ तो रहता है, और आज जब मुझसे बात करने आया भी है तो तुम्हें जलन होने लगी। विजय जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। राधा जी, ना जी, मुझे तकलीफ आप दोनों की बातों से नहीं है। आप दोनों बाहर हॉल में बैठकर रातों रात बातें कीजिए, मुझे तो मतलब मेरी नींद पूरी होने से है। इसीलिए कह रही हूँ ये मिलाप सुबह के लिए बचा के रखिए। पार्थ ने विजय जी को गले लगाए ही राधा जी को भी गले लगा लिया और बोला, आप दोनों मेरी जिंदगी की डोर हो, किसी का साथ रहे ना रहे, भले ये दुनिया मुझसे अलग हो जाए, पर आप दोनों हमेशा मेरे साथ रहना। पार्थ की बातें सुनकर दोनों ने अपना हाथ पार्थ के सर पर फेरा और मुस्कुरा उठे। पार्थ ने उन दोनों को सोने को कहा और उनके कमरे से बाहर आ गया। अपने कमरे में आते ही उसने देखा कि निक्की अब तक उसके कमरे में ही थी। अंकल आंटी से बात करके पार्थ के चेहरे पर उसका सुकून लौट आया था, और ये बात निक्की को पता थी। पार्थ आते आते कमरे के दरवाजे पर रुक गया और मुड़कर नंदिनी के कमरे की ओर देखने लगा। निक्की उसके पास आई और बोली, देखना है तो जाकर पास से देख ले, गेट को घूरने से उसका चेहरा नहीं दिखेगा। पार्थ अब भी वहीं खड़ा रहा तो निक्की ने उसका हाथ पकड़ा और उसे नंदिनी के कमरे तक खींच लाई। पार्थ ने अनाहिता को देखा। अनाहिता की आंखों के नीचे आंसुओं के निशान थे, जिससे पता चल रहा था कि वह बहुत रोई है। ब्लड लॉस होने की वजह से अनाहिता काफी कमजोर लग रही थी। उसके लंबे बाल उलट से गए थे। पूरे 8 घंटे बाद पार्थ अनाहिता को देख रहा था। पार्थ ने हाथ बढ़ाकर अनाहिता के चेहरे को छूने की कोशिश ही की थी कि उसका ध्यान उसके घाव पर चला गया। पार्थ ने अपने हाथ को रोक लिया और वापस अपने कमरे की ओर चला आया। निक्की को समझ नहीं आया कि पार्थ उल्टे पांव क्यों चला गया। उसने पूछने का सोचा, तभी उसने समय देखा, रात के 12 बज चुके थे। कल उसे ऑफिस जल्दी पहुंचना था। उसने सोचा कि वह सुबह पार्थ से इस बारे में बात करेगी, और वो भी जाकर सो गए। पार्थ अपने कमरे में आया और अपने मोबाइल में अनाहिता की फोटो देखने लगा। फोटो देखते हुए अपने पुराने लम्हों को याद करते हुए पार्थ बोला, सबने जो भी कहा वो मैं भी समझ गया हूँ शेरनी। अब वक्त है तुम्हें तुम्हारी अहमियत समझाने का, ताकि आगे से कभी भी तुम ऐसा कुछ करने का भूल कर भी ना सोचो। तुम मेरी जिंदगी हो अनाहिता, और मैं तुम्हारी तरह अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालने वाला। मैं अब जो करूंगा वह इस चीज को तुम्हारे दिमाग के साथ दिल में भी बैठा देगी कि तुम ही वो कड़ी हो जो सबकी जिंदगी को एक साथ जोड़ती है। सुबह अनाहिता के उठने से पहले ही पार्थ घर से निकल गया। वह सीधा अविनाश के छुपे हुए अड्डे पर पहुंचा और आगे के बारे में अविनाश से चर्चा करने लगा। नंदिनी सुबह उठी तो अनाहिता सो ही रही थी। नंदिनी ने उसे नहीं उठाया। सारे काम करके नंदिनी और मुक्ति कॉलेज को निकल गई। अनाहिता की नींद तब खुली जब रिधिमा जी ने उसे आकर उठाया। अनाहिता के पूछने पर उन्होंने बताया कि नंदिनी और मुक्ति कॉलेज चले गए हैं। अनाहिता ने जब पार्थ के बारे में पूछा तो रिधिमा जी ने कहा कि वह सुबह सुबह ही बिना बताए कहीं चला गया है। विजय जी ने आकर अनाहिता को नीचे दादू के रूम में आने को कहा। अनाहिता फ्रेश होकर नीचे दादू के रूम में गई। वहां दादू और विजय जी ही थे। दादू ने अनाहिता को अपने पास बिठाया। विजय जी अभी चल ही रहे थे कमरे में। अनाहिता नजरें नीचे करके बैठी थी। तभी विजय जी ने अनाहिता को देखकर बोलना शुरू किया। विजय जी, अना, मेरे बच्चे, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी, इसलिए बस इतना बोलकर छोड़ रहा हूं कि दोबारा ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत, वरना अगर मैं पार्थ को थप्पड़ मार सकता हूं तो मैं तुम्हें भी थप्पड़ मार सकता हूं। तुम खुद को गोली मार के दक्ष को ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रख पाती। उनकी पहुंच या रसूख के आगे तुम्हारी चोट या जान कोई मायने नहीं रखती है। जो इंसान खुद के बेटे को मारकर भी आराम से विधायक की कुर्सी पर बैठ सकता है, उसके लिए तुम्हारी जान कोई मायने नहीं रखती। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा ऐसी कोई बेवकूफी करो। जब तक चोट ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम कॉलेज तो क्या, घर के बाहर भी नहीं निकलोगी। और ये मेरी चेतावनी है तुम्हें। अनाहिता। सॉरी अंकल, सॉरी दादू। हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है।
हमें खुद पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी, लेकिन जाने क्या हो गया था हमें उस वक्त। हम, आप और बाकी सब भी जानते हैं कि उस दिन वो हमला उन्हीं ने कराया था। फिर भी हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हमें लगा शायद इस तरह करने से हम उन्हें ज्यादा नहीं तो कुछ पलों के लिए ही हवालात की सैर करवा दें। हमें पता था कि गोली कहां और कैसे मारनी है, इसीलिए हमने जानबूझकर गोली बाजू से थोड़ी दूरी पर चलाई। हम इतने भी पागल नहीं हैं कि सामने वाले दुश्मन को खत्म किए बिना खुद को खत्म कर लें। आपका पूरा हक है मुझ पर। अगर आप मुझसे गुस्सा हैं तो आप मुझे भी थप्पड़ मार सकते हैं। और फिर आपने भी तो देखा, हमें इतनी ज्यादा चोट नहीं आई और हमारा काम भी हो गया। दादू, कौन सा काम? अनाहिता, दक्ष चाचा को जेल भिजवाकर उनकी इज्जत में सेंध लगवाने का। आज हर न्यूज़पेपर की फ्रंट न्यूज यही है कि रघुनंदन प्रताप रघुवंशी के बेटे ने एक कॉलेज की लड़की पर गोली चलाई। पूरी एक रात दक्ष प्रताप रघुवंशी हवालात में रहे। अब चाहे वो रिहा भी हो जाएं, पर एक रात जेल में बिताने का जो धब्बा लगा है उन पर, वो तो नहीं मिटेगा ना। अनाहिता की आंखों में जीत की खुशी थी। विजय जी, जो भी हो, दोबारा ऐसा कुछ करने की सोचना भी मत, वजह चाहे कुछ भी हो, समझे? अनाहिता के कानों को खींचते हुए विजय जी ने कहा। अनाहिता, जी अंकल। विजय जी ने अनाहिता को गले लगा लिया। यहां तो अनाहिता ने सबको समझा दिया था, लेकिन पार्थ को कैसे समझाएगी ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। उसने कल दोपहर से पार्थ को नहीं देखा था और उसे पता भी नहीं था कि आखिर पार्थ को कैसे मनाए या वो कहाँ है। तभी उसके दिमाग में अनिरुद्ध का ख्याल आया। अनाहिता, अनिरुद्ध को जरूर पता होगा पार्थ कहाँ है। और इस सोच के साथ ही अनाहिता अपने मन में पार्थ को मनाने का तरीका ढूंढने लगी। जैसे ही अनाहिता के दिमाग में अनिरुद्ध का ख्याल आया, उसने अनिरुद्ध को फोन किया। अनिरुद्ध और पार्थ पास में ही थे। दोनों अपनी आगे की स्थिति के बारे में बात कर रहे थे। तभी अनिरुद्ध के फोन की घंटी बजी। अनिरुद्ध ने फोन नहीं उठाया। वह जानता था कि उसके वॉलपेपर पर अनाहिता की फोटो लगी है, जो कि पार्थ देख सकता है। पूरी बेल आने के बाद फोन वापस कट गया। ऐसा पहली बार हुआ था जब अनिरुद्ध ने अनाहिता की कॉल पिक ना की हो। अनाहिता ने वापस अनिरुद्ध को कॉल किया। इस बार पार्थ ने अनिरुद्ध को फोन उठाने को कहा। अनिरुद्ध मना नहीं कर पाया। उसने थोड़ी दूरी पर जाकर अनाहिता का फोन उठाया। अनिरुद्ध के बोलने के पहले ही अनाहिता बोली, अनिरुद्ध, तुम कहाँ हो? हमें तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अनिरुद्ध, ऐसी भी क्या इंपॉर्टेंट बात है अनाहिता, जो तुम मुझे लगातार फोन किए जा रही हो? मैं यहाँ किसी काम में बिजी हूँ। अनिरुद्ध ने थोड़े रूखेपन से कहा। अनाहिता जानती थी कि सिर्फ पार्थ ही नहीं, बाकी सब भी उससे बहुत गुस्सा थे, मगर उसे सबको मनाना ही था। उसने थोड़े मासूमियत भरे अल्फाजों में कहा, हमें इतनी चोट लगी है और तुम इतनी रूडली बात कर रहे हो। तुम्हें हमारी जरा भी फिक्र नहीं है ना? अनिरुद्ध, तुम बदल गए हो। अनिरुद्ध जानता था अनाहिता जब कुछ गलत करती थी तब ऐसे ही बच्चों जैसे रिएक्ट करती थी, लेकिन इस बार वो अनाहिता को माफ नहीं करने वाला था। अनिरुद्ध, अना, तुम जानती हो कौन बदला है और कौन नहीं, तो बेहतर है कि इस बहस में ना ही पड़ा जाए। तुम इतनी बेसब्री से फोन क्यों कर रही थी? उसकी वजह बताओ। मुझे और भी काम है जो शायद तुम अपनी पर्सनल दुश्मनी के चलते भूल चुकी हो। अनिरुद्ध ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अनिरुद्ध की इस बात को सुनकर अनाहिता को थोड़ा बुरा लगा, पर वह जानती थी कि उसने जो किया है उसके लिए उसे अपनों की बेरुखी तो झेलनी ही पड़ेगी। उसे ये भी पता था कि ये बेरुखी बेमतलब तो नहीं थी। सब उसे जितना प्यार करते थे उससे कहीं ज्यादा उसकी परवाह भी किया करते थे। अनाहिता की एक चोट या यूं कहे कि एक खरोच कई लोगों के दिल को चीर जाती थी, भले उस चोट से अनाहिता को कोई फर्क पड़ता हो या नहीं। अनाहिता, हम बस ये जानना चाहते थे कि तुम कहाँ हो अनिरुद्ध, और क्या पार्थ तुम्हारे साथ में है? अनाहिता ने थोड़ा रुककर पूछते हुए बोला, नहीं, वो मेरे साथ नहीं है। अनिरुद्ध ने बिना पार्थ से पूछे हुए ही जवाब दे दिया। अनाहिता, अनिरुद्ध, क्या तुम मुझे पता करके बता सकते हो कि पार्थ कहाँ है? अनाहिता ने मासूमियत से कहा। अनिरुद्ध, तुम्हें क्या लगता है अनाहिता, मेरे पास पूरी दुनिया की खबर रहेगी क्या? और अगर मुझे पता भी होगा कि वह कहाँ है तब भी मैं नहीं बताऊंगा। तुमने उसे जितनी चोट दी है उसकी एवज में तुम्हारा उससे दूर ही रहना बेहतर है। काश कि तुम दूसरों का भी दर्द समझ पाती है ना।
अनिरुद्ध ने अपनी आवाज में दर्द लाते हुए कहा। अनाहिता, अनिरुद्ध, तुम जानते हो हम ऐसे नहीं हैं। हमारी एक गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। पार्थ हमसे पहले ही नाराज है और अगर तुम भी हमसे नाराज हो गए तो हम क्या करेंगे? इस बार अनाहिता की आवाज में बेचारगी और दर्द साफ साफ दिख रहा था। अब अनिरुद्ध को लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उसने अपनी आवाज में थोड़ी नरमी लाते हुए कहा, सॉरी अना, मैंने तुमसे ऐसे बात की। तुम ही बताओ यार, तुम हर बार खुद को खतरे में डालती हो। आखिर कहां तक कोई तुम्हारी गलती माफ करे? ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी गलती करने के बावजूद भी तुमसे बात कर रहा हूं। आइंदा से अगर तुमने खुद को जरा सी भी खरोच पहुंचाई तो पार्थ तो शायद माफ कर दे, पर मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं माफ करूंगा और ना ही तुमसे बात करूंगा। अनाहिता, पक्का वाला प्रॉमिस कर रहे हैं, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। प्लीज इस बार पार्थ को मनाने में हमारी मदद कर दो। वो हमसे बहुत गुस्सा है, यहाँ तक कि कल से उन्होंने हमसे बात भी नहीं की, ना ही हमने उन्हें देखा है। प्लीज अभी इसी वक्त घर लेकर आ सकते हो? अनिरुद्ध कुछ और सोचने लगा, तभी उसके कानों में वापस अनाहिता की आवाज गूंजी। प्लीज अनिरुद्ध, हमने कभी तुमसे रिक्वेस्ट नहीं की है। प्लीज पार्थ को थोड़ी देर के लिए घर ले आओ। अनिरुद्ध, मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, बट ट्राई करूंगा उसे घर लेकर आने की। अनाहिता, थैंक यू सो मच अनिरुद्ध, हम जानते थे तुम हमारी हेल्प जरूर करोगे। अनिरुद्ध, सिर्फ इस प्रॉमिस पर कि तुम दोबारा कोई बेवकूफी नहीं करोगी। अनाहिता, पक्का नहीं करेंगे। अनिरुद्ध, मैं उसे दोपहर तक लाने की कोशिश करूंगा। कहकर अनिरुद्ध ने फोन रख दिया और चुपचाप आकर पार्थ के पास बैठ गया। उस वक्त पार्थ एक इम्पोर्टेंट फाइल चेक कर रहा था। उसे 15/8/20 का मतलब ढूंढना था, जो यकीनन 15 अगस्त तो नहीं था। अचानक ही पार्थ के होंठों पर हंसी आ गई और आंखों में चमक आ गई। उसे एक इम्पोर्टेंट क्लू मिल गया था 15/8/20 के बारे में। उसने तुरंत अविनाश को बुलाया और उसे क्लू के बारे में बताया। 15/8/20 का मतलब हरियाणा बॉर्डर से आने वाली ट्रक से था। 20 तारीख को HR-15 नेम प्लेट वाली ट्रक से 8 हथियारों के बक्से आने वाले थे। ये बहुत बड़ी सफलता थी अविनाश और उसकी टीम के लिए। आखिर उन्होंने ये पहेली सुलझा ही ली थी। ये सब जानने के बाद अविनाश ने तुरंत सिन्हा सर को रिपोर्ट किया। थोड़ी देर उनसे बात करने के बाद अविनाश वापस अनिरुद्ध और पार्थ के पास आए और बोले, सिन्हा सर का ऑर्डर है, तुम दोनों को हरियाणा के लिए निकलना होगा। इस मिशन में 2 नए ऑफिसर शामिल होंगे, कमांडो आदित्य बहल और ऑफिसर साक्षी राणावत। तुम दोनों अभी जाकर कल जाने की तैयारी करो। अनिरुद्ध, सर अनाहिता हमारे साथ नहीं जा रही है? अनिरुद्ध ने पार्थ का चेहरा उतरा हुआ देखकर पूछा। अविनाश, जैसे कि आप दोनों को पता है, अनाहिता इस वक्त फिजिकली प्रिपेयर नहीं है इस मिशन के लिए। हो सकता है वहां पर मिली इंफॉर्मेशन के अलावा भी कुछ डेंजरस सिचुएशन से सामना करना पड़े। ऐसे में अनाहिता की हेल्थ हमारे लिए खतरा हो सकती है। अविनाश ने फाइल्स देखते हुए कहा। पार्थ ने कुछ नहीं कहा। अनाहिता के साथ ना जाने से दुखी था, ये बात उसके चेहरे से साफ साफ पता चल रही थी, पर वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि इस वक्त उसे अविनाश की बातें काफी हद तक सही लग रही थी। उस पर अनाहिता का बिना सोचे कदम उठाने की आदत उसी के लिए खतरा बन सकती थी। लेकिन अब पार्थ का ये गुस्से वाला खेल उसी पर भारी पड़ने वाला था। उसने कल से अनाहिता से बात नहीं की थी और अगर वो आज बात नहीं करता तो फिर पता नहीं मिशन में कितने दिन लगने वाले थे। पार्थ अभी सोच विचार कर ही रहा था, तभी अनिरुद्ध ने कहा, पार्थ घर चले। पार्थ जैसे नींद से जगा हो। वह अभी सोच ही रहा था कि आखिर अनाहिता से बात कैसे की जाए, क्योंकि गुस्सा होने की शुरुआत तो पार्थ ने ही की थी। उसने अनिरुद्ध की बात सुनी और कहा, पहले कार्तिक के पास चलें क्या? अनिरुद्ध, ठीक है, तुम बाहर चलो, मैं कार लेकर आता हूँ। पार्थ बाहर आकर खड़ा हुआ, तभी अनिरुद्ध अपनी कार लेकर आया और दोनों पुलिस स्टेशन की तरफ चल दिए। दोपहर के 1:30 बज चुके थे। नंदिनी और मुक्ति कॉलेज से घर आ चुकी थी। नंदिनी आते से ही अपने कमरे में गई। उसने देखा पीछे वाली बालकनी में खड़ी होकर अनाहिता गार्डन की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। नंदिनी आकर अनाहिता के बगल में खड़ी हो गई। उसने अनाहिता का चेहरा पढ़ने की कोशिश की और हमेशा की तरह इस बार भी कामयाब ही हुई। नंदिनी, यही सोच रही हो ना कि भाई को कैसे मनाया जाए? भूल जाओ, इस बार तुमने जो गलती की है उसके लिए वो आसानी से नहीं मानने वाले। कोई दूसरा अगर भाई की फैमिली को चोट पहुंचाए तब भाई उसे नहीं छोड़ते, तो तुम तो उनकी अपनी हो।
आखिर तुमने ऐसा क्यों किया अनाहिता? सबको ज्ञान देती रहती हो और जब खुद की बारी आई तो नील बट्टे सन्नाटा। तुम्हें लगता है तुम खुद को चोट पहुंचाकर उनसे बदला ले सकती हो? मैं इस घर में बचपन से उन लोगों की बातें सुनती आ रही हूँ। किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस बेवकूफी के बाद वे शांति से बैठ जाएंगे तो तुम गलत हो। इस बार वो और कुछ बड़ा करेंगे। फिर अब तो उन्हें यह भी पता है कि बुआ और रुद्राक्ष भी हैं। तुमने खुद ही अपनी कमजोर कड़ी उनके हाथों में थमा दी। नंदिनी लगातार बोले जा रही थी। अनाहिता ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, नंदू नंदू शांत हो जाओ बच्चे। सुन तो लो पहले कि सब अपनी ही सुनाते रहोगे, हमें और भाई को। अरे भाई, हो गई गलती हमसे, क्या करें अब? उल्टे खड़े हो जाएं? सबके पैरों को छूकर माफी मांगे? ये नहीं कि हमारी दोस्त बनकर अपने भाई को मनाने का आइडिया दो हमें। तुम तो सीधे अपने ही भाई की बहन बन गई हो। जाना, तुम तो समझो ना हमें। ये मारपीट तो तुम शुरू से देखती आ रही हो हमें करते। ठीक है, हो गई गलती तो क्या उठक बैठक करें? अच्छा ठीक है, लो कर ही लेते हैं। कहते हुए अनाहिता उठक बैठक लगाने लगी। नंदू ने आज पहली बार अनाहिता को ऐसी हरकत करते हुए देखा था। वह मुंह पर हाथ रखकर बस हंसे जा रही थी। अनाहिता ने दस्तक उठक बैठक लगाई और फिर पैरों को पकड़कर बोली, यार बेटा, थोड़ा तो रहम कर, अभी अभी चोट लगी है मुझे। इस बार नंदिनी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकी और हंस पड़ी। नंदिनी, मिस्टर सिन्हा का पूरा असर पड़ गया है तुम पर। कार्तिक जैसे पागलपन करने लगी हो अनाहिता तुम ही बताओ, तुमसे ज्यादा देर तक गुस्सा कौन रह सकता है? आजा मेरी जान। कहते हुए नंदिनी ने अनाहिता को गले लगा लिया। अनाहिता, नंदू को तो हमने मना लिया, लेकिन हमारे मेजर साहब कब मानेंगे? अनाहिता ने नंदिनी को गले लगाए ही कहा। नंदिनी, भाई तुम्हारे मेजर साहब हैं, तुम ही मनाओ। हम तो चले माँ के हाथ की आलू पूड़ी खाने। माँ ने अभी अभी बनाई है, किचन से हमें तो महक आ रही है। कहते हुए नंदिनी सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। अनाहिता, नंदू तुम ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकती, प्लीज बताओ ना। अनाहिता आज बच्चों जैसे जिद कर रही थी। ये देखकर कहीं ना कहीं नंदिनी खुश थी। नंदिनी ने सीढ़ियों से उतरते हुए मुड़कर कहा, एक काम करें ना, पूड़ी की रेस कर लेते हैं, फिर जो विनर होगा उसकी बात मानी जाए। अनाहिता, पक्का ना? नंदिनी, पक्का पक्का पक्का, मैं प्रॉमिस करती हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, साथ में दादू से भी कुछ आइडिया उधार ले लेंगे। और माँ को तो पता ही है भाई को क्या पसंद है, वो आसानी से आपकी मदद कर देंगी। होने वाली भाभी जी, नंदिनी ने अपनी आंखों की आईब्रो को उठाते हुए शरारती अंदाज में कहा। अनाहिता नंदिनी के पीछे भागते हुए, रुक जाओ तुम, हम तुम्हें बताते हैं। कुछ ज्यादा ही मजे लेने लगी हो नंदू तुम हमारे आजकल। अनाहिता नंदिनी को पकड़ पाती इससे पहले ही नंदिनी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। सामने सोफे पर दादू दादी बैठे थे। नंदिनी के पीछे भागती भागती अनाहिता आई और नंदिनी की कुर्सी को पकड़कर खड़ी हो गई। दादू, अनाहिता भाग दौड़ क्यों कर रही हो? मना किया था ना सुबह आपको मैंने, बोला था एक कदम भी नहीं चलना, फिर भी आप ये भाग दौड़ कर रही हैं। दादू ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहा। अनाहिता, दादू देखिए ना, नंदिनी हमें परेशान कर रही है। अनाहिता ने बगल की कुर्सी पर बैठे हुए कहा। नंदिनी, क्यों मेरी बच्ची को परेशान कर रही हो तुम? राधा जी खाने की प्लेट लेकर आते हुए बोली। नंदिनी, माँ मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ, ये तो अनाहिता है जो मुझसे ज्यादा पूरी खाने की जिद कर रही है, और कल तो इसे मेरी भाभी बनना ही है, तो मैंने आज बोल दिया तो क्या गलती कर दी? नंदिनी ने खाना खाते हुए कहा। अनाहिता, देखा माँ आपने, ये फिर से हमें परेशान कर रही है। अनाहिता ने अपना चेहरा छिपाते हुए कहा। नंदिनी, कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, होने वाली मिसेस सिन्हा। क्यों दादू? दादू, एकदम सही कहा नंदू तुमने, पर पार्थ तो इससे गुस्सा है। मुझे तो नहीं लगता कि जो लड़की हर दूसरे दिन खुद को चोट लगवाती हो उसे वो मिसेस सिन्हा बनाने में इंटरेस्टेड होगा। दादी के बगल में बैठी रिधिमा ने हल्के गुस्से में कहा। रिधिमा की बात सुनकर अनाहिता ने चेहरा नीचे कर लिया तो अनुजी ने कहा, कोई नहीं दीदी, मैं अर्चित की शादी करा दूंगी अनाहिता से। थोड़ा छोटा है लेकिन ये आजकल ट्रेंड में भी है। मुझे तो ऐसी चोट लगवाने वाली बहू ही चाहिए। अन्नू जी ने मुस्कुराते हुए राधा की तरफ देखकर कहा। नंदिनी, सब लोग आपस में ही बात कर रहे हो, एक बार भाई से तो पूछ लो वो क्या चाहता है। बाद में बोलना मत कि लड़के ने बिना बताए शादी कर ली। नंदिनी ने खाना खाते हुए कहा, फिर अनाहिता की ओर देखकर, अन्ना मेरी 2 पूड़ियां खत्म हो चुकी हैं और तुम्हारी अभी एक भी नहीं। सोच लो
हार गई तो फिर मैं भी नहीं करने वाली कोई मदद। नंदिनी के कहने पर अनाहिता ने खाना खाना शुरू किया। नंदिनी ने जानबूझकर ये रेस वाली बात शुरू की थी। वो जानती थी कि अनाहिता ने कल से कुछ नहीं खाया है। दवा खाने के लिए उसने कुछ बिस्किट खा लिए थे। अनाहिता ने मुश्किल से कुछ पूड़ियां खाई और फिर बोली, इससे ज्यादा हमसे नहीं हो पाएगा। नंदिनी, कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। खाना खाकर वह दोनों ऊपर चली गई। उन दोनों के ऊपर जाने के बाद दादू ने रिधिमा से कहा, रिधिमा बेटा, मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द पार्थ और अनाहिता की सगाई कर देनी चाहिए, क्योंकि जिस रास्ते पर ये दोनों चले हैं उस पर बहुत सी मुश्किलें आने वाली हैं, और अगर ये दोनों साथ रहेंगे तो शायद उन मुश्किलों को झेलने की ताकत इनमें आ जाए। राधा बेटा, तुम क्या कहती हो? दादू ने राधा की तरफ देखते हुए कहा, राधा बाबा, मैं तो अनाहिता के बचपन से ही इस दिन के इंतजार में हूँ। रिधिमा, लेकिन बाबा, इसके लिए हमें हमारे घर तो जाना होगा ना। एक ही घर में रहते हुए सब कुछ कैसे? रिधिमा ने सकुचाते हुए कहा, दादी, ये तुम्हारा घर नहीं है क्या रिधिमा? तुम ऐसी बातें ना किया करो, इससे हमें परायों जैसा लगता है। दादी ने रिधिमा के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, रिधिमा, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, वो तो बस मैं। दादू, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अनाहिता की सगाई भी इसी घर से होगी और शादी भी। इसके लिए तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं आज शाम को ही विजय से बात करता हूँ और सगाई की कोई अच्छी सी तारीख निकलवाता हूँ। दादू ने आदेशात्मक स्वर में कहा। रिधिमा, जी बाबा, जैसा आप ठीक समझे। अनाहिता मुझसे ज्यादा इस घर की बेटी है। एक माँ को इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि उसके ससुराल वाले उसे उससे ज्यादा प्यार करते हों। कंधे पर रखे राधा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए रिधिमा ने कहा, लगता था कि अनाहिता और रुद्राक्ष बहुत बदनसीब हैं कि उन्हें उनके पापा का प्यार नहीं मिला, लेकिन अब लगता है मेरे दोनों बच्चों को दो दो माँ, दादा दादी और पूरे परिवार का प्यार मिलने से इनसे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं है। रिधिमा ने आंखों के कोनों पर आए आंसुओं को साफ करके कहा। सबने रिधिमा के आंसू देख लिए थे और साथ में आंखों से झलकती खुशी भी। जहां घर में ये सारी बातें चल रही थी, वहीं पार्थ, अनिरुद्ध और कार्तिक एक कैफे में बैठे थे। पार्थ के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिख रही थी, जिसे देख कार्तिक को अंदाजा लगने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई कि पार्थ परेशान है। कार्तिक ने अनिरुद्ध से आंखों के इशारे में पार्थ के परेशान होने का कारण पूछा, तो अनिरुद्ध ने उसी से पूछने को कहा। कार्तिक ने पार्थ की पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ मेरे शेर, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? शेरनी से लड़ाई हो गई क्या? पार्थ ने बिना ध्यान दिए कहा, हाँ यार, कल से ही बात नहीं हुई मेरी उससे। लेकिन जैसे ही उसे ध्यान आया उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। कार्तिक, अरे मेरे हीरो हीरा लाल, शक्ल पर 12 बज रहे हैं, और 12 छोड़ो, 1 2 3 सब बज गए हैं। कुछ बताओ क्या हुआ? एक दिन घर ना जाऊं तो तुम लोग महाभारत शुरू कर लेते हो। पार्थ, ऐसा कुछ भी नहीं है, झगड़े जैसी कोई बात ही नहीं हुई। मैंने ही उससे मुंह बना रखा है। सोचा था उसे कुछ दिन तक ऐसे ही परेशान करूंगा, लेकिन अब कल ही मुझे हरियाणा के लिए निकलना है, और अगर ऐसे ही मैंने उससे बात नहीं की तो फिर पता नहीं कितने दिन बाद आऊं। मैं इतने दिनों तक उससे बात किए बिना नहीं रह सकता, तू तो जानता है ना। पार्थ ने अपना सर खुजाते हुए कहा। कार्तिक ने उसका हाथ पकड़कर नीचे किया और कहा, तुझ जैसे हैंडसम बंदे पर ऐसी पागल वाली हरकतें शोभा नहीं देती। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे उसने तुझे छोड़ के किसी और से शादी कर ली हो, और अब वो तुझे कभी नहीं मिल सकती। मेरे भाई, तेरे ही घर में है वो अभी। सिंपल से जा और उससे बात कर लो, जो भी तेरे मन में है, फिर चाहे गुस्सा हो, प्यार हो या चिंता। पार्थ, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे हलवा खाने का काम है। यार, मैंने तो आगे से नौटंकी शुरू की थी। हाँ, उसने गलती की थी, चाहता तो उसे चिल्ला के गले लगा लेता, लेकिन नहीं, मुझे तो उसे एहसास दिलाना था। लो, अब खुद की चाल में फंस गया। उस पर अविनाश सर ने उसे मिशन पर भी ले जाने से मना कर दिया है। जहां तक मुझे लग रहा है ये बात ठीक भी है, लेकिन मैं कैसे रहूंगा उसके बिन? पार्थ की बातें सुनकर कार्तिक और अनिरुद्ध दोनों हंसने लगे। कार्तिक, सच ही कहा है किसी ने, प्यार इंसान को बच्चा बना देता है। दूसरों से समझदारी की उम्मीद रखने वाला पार्थ नामक व्यक्ति भी आज बच्चे जैसी हरकतें कर रहा है। तू ही तो कहता था और कुछ भी कर सकता है। मुझे नहीं लगता इस मामले में तू कुछ भी कर सकता है। कार्तिक और अनिरुद्ध ने हाई फाई करते हुए कहा। पार्थ, अनिरुद्ध हंसे तो समझ में आता है, लेकिन तू भी मजे ले रहा है मेरे कार्तिक।
तुझे अपनी औलाद से बढ़कर माना है मैंने। जाने दे, उम्मीद ही बेकार है किसी से। मैं खुद मैनेज कर लूंगा, पार्थ ने उठकर बाहर आते हुए कहा। अनिरुद्ध बिल देने चला गया। वहीं कार्तिक उसके पीछे पीछे आया। कार्तिक, देख पार्थ, ये रूठी हुई बीवी जैसी हरकतें करना बंद कर। मैं अनाहिता से बात करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। लेकिन अगर वो तुझे सॉरी बोले तो बिना किसी नौटंकी के मान जाना। पार्थ, पहले बोले तो सही, उसमें कौन सा कम एटीट्यूड है। पार्थ की ये बात आते हुए अनिरुद्ध ने सुन ली। वह उनके पास आया और बोला, वह तो सुबह से तुम्हें ढूंढ रही है ताकि तुम्हें सॉरी बोल सके। पार्थ, मुझे ढूंढ रही है और मुझे नहीं पता? इतनी शिद्दत से ढूंढ रही थी तो एक बार फोन तो करना चाहिए था। पार्थ ने अपना फोन निकालते हुए कहा। अनिरुद्ध, वैसे तो कोई जल्दी अनाहिता से गुस्सा होता नहीं, लेकिन कोई हो जाए तो अनाहिता उससे फोन पर बात नहीं करती। उसका कहना है कि जो फीलिंग सामने से दिखती हैं वह फोन पर नहीं दिखती। अगर गलती करने की हिम्मत है तो माफी मांगने की हिम्मत भी होनी चाहिए। और अपनों से माफी मांगने में कैसी शर्म। उसने मुझे सुबह से 10 बार फोन किया है। पार्थ, अच्छा, वो जो सुबह से फोन पर फोन आए जा रहे थे हमारी शेरनी के ही थे। कार्तिक, इनका भी यूनिक स्टाइल है रूठे को मनाने का। चलो अच्छा है, कुछ एफर्ट्स हम लोग भी डाल लेते हैं, कुछ वो डाल लेगी। इसी से तो पता चलेगा कि कितना प्यार है इन दोनों में। कार्तिक ने अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ डालते हुए कहा। कोई और शख्स होता तो शायद अपने प्यार को किसी और का होते देख दर्द में होता, लेकिन अनिरुद्ध ऐसा नहीं था। उसे खुशी थी कि जिस शख्स से वो प्यार करता है उससे प्यार करने वाले दुनिया में कई लोग हैं। जिस वक्त से उसे पता चला था कि पार्थ और अनाहिता एक दूसरे के हैं, उसी वक्त उसने अपने मन में अनाहिता के लिए प्यार वाली फीलिंग खत्म कर ली थी। अब अनाहिता उसके लिए बस उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था, जो उन एहसासों की हकदार थी जिसमें उसके अलावा किसी और का आना मुमकिन नहीं था। ना ही अनिरुद्ध किसी और के लिए वो फीलिंग्स ला सकता था जो अनाहिता के लिए थी। अनिरुद्ध नक्चड़ी, अकड़ू, गुस्सेल, बदतमीज और भी जाने क्या क्या कॉलेज के लड़कों द्वारा कुछ ना कुछ कमेंट्स किए जाते थे अनाहिता पर, लेकिन उसने कभी किसी को कोई जवाब नहीं दिया। कभी मैं पूछता भी कि किसी लड़के से प्यार हुआ तो क्या करोगी, तो वो हमेशा एक ही बात कहती, कोई नहीं है जो उसकी गलतियां और गुस्से को झेल पाएगा। प्यार एक भ्रम है जो कुछ दिनों तक सर पे चढ़ा रहता है, फिर धीरे धीरे सब खत्म। और अब देखो, कोई कह सकता है यही वो अनाहिता है। सुबह से मुझे परेशान कर रखा है। पार्थ को किसी भी तरह जल्दी से घर लेके आओ। कार्तिक, दोस्त, हम तो खामखा ही परेशान हो रहे हैं। ये दोनों खुद ही एक दूसरे को मना लेंगे। बस एक काम करना है, इन महाशय को उठाकर किसी तरह शांति भवन पहुंचाना है। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा। अनिरुद्ध, सच कहा यार तुमने। चलो किसी तरह उठाकर इन महाशय को घर पहुंचा दिया जाए, वरना वो देवी जी मुझे जहन्नुम की सैर करवाएंगी। पार्थ, अगर इतनी ही बेसब्री से इंतजार हो रहा है तो अब हम लोग भी आराम से घर जाएंगे। पार्थ ने गाड़ी की सीट से अपना सर टिकाते हुए कहा। कार्तिक, लेकिन जब वो वेट कर रही है तब तो तुझे जल्दी घर जाना चाहिए। पार्थ, मेरे दोस्त, इंतजार के बाद मिलने की जो खुशी होती है उससे प्यार की मजबूती कई गुना बढ़ जाती है। कार्तिक ने तो 4 साल तक इंतजार किया, फिर हम दोनों को तो शाम तक का इंतजार करना है। अनिरुद्ध, वाह क्या कॉन्सेप्ट देते हो आप। वैसे ये ज्ञान आता कहां से है? कार्तिक, महाराज पार्थ की ज्ञान गगरिया से। मेरे दोनों दोस्त के पास इस चीज की तो अधिकता है, जब देखो तब सबको बांटते रहते हैं। पार्थ, और इन्हें टांग खींचना आता है, जो कि अक्सर करते रहते हैं। अनिरुद्ध उनकी लड़ाई देखकर मुस्कुरा रहा था। दोनों क्रेजी बच्चों के जैसे लड़ रहे थे। कार्तिक, अरे गुरु, तुम काहे मुस्कुरा रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे कि हम हैं अनारकली और तुम सलीम हो। चुपके से मुस्कुराए जा रहे हो भाई साहब। सब ठीक सिस्टम में है ना तुम्हारे अंदर? वरना बता दो, थोड़ी दूरी बना ले। अनिरुद्ध वैसे ही मुस्कुराते हुए, कुछ भी बोले जा रहे हो यार तुम तो। मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि मेरी और अनाहिता की ऐसी लड़ाई कभी हुई ही नहीं। हम में जितनी बातें होती हैं उनमें से आधी से ज्यादा बातें मैं करता हूँ और अनाहिता बस हूँ हाँ करती है। और अगर कभी मूड बन गया तो देवी जी बच्चे की तरह अपनी बात मनवाने लगती हैं। अपनी बात मनवाने के लिए तो बच्चों से भी गई गुजरी हरकतें करती है। पार्थ मुस्कुराते हुए अनाहिता की बातें सुनते जा रहा था। अभी तक उसे अनाहिता के बारे में जो भी पता चला था वो या तो नंदिनी ने बताया था या उसने खुद महसूस किया था। उसे तो इस बात का ताज्जुब हो रहा था कि किस बारीकी से अनिरुद्ध को अनाहिता की हरकतें पता थी। कई बार उसे ऐसा लग जाता था कि कहीं अनिरुद्ध भी तो अनाहिता से प्यार नहीं करता, लेकिन फिर वो इसे अपने दिमाग की फालतू सोच समझकर नकार देता था।
तीनों ऐसे ही बैठकर अपनी बातें शेयर कर रहे थे। कुछ ही दिनों में अनिरुद्ध इन सबके काफी क्लोज हो गया था। सब ऐसे हो गए थे जैसे कई सालों से एक दूसरे को जानते थे। इधर निक्की भी आज सुबह से ही व्यस्त थी। एरिस सुबह से निक्की को ढूंढे जा रहा था, लेकिन आरोही थी कि निक्की को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। 4 बजने को आ रहे थे, लेकिन एरिस के कई बार बुलाने के बाद भी निक्की उसके केबिन में नहीं आई, तो एरिस खुद आरोही के फ्लोर पर आ गया। आरोही निक्की को वेडिंग ड्रेस का ट्रायल करा रही थी। निक्की जैसे ही शादी का जोड़ा पहनकर बाहर आई, आरोही उसे देखती ही रह गई। हमेशा बालों को जूड़ा करके लूज टी शर्ट के साथ जीन्स और स्पोर्ट्स शूज पहनने वाली निक्की लाल लहंगे में बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसका फुल ब्राइडल मेकअप हुआ था। लाल कुंदन की कारीगरी वाली हैवी ज्वेलरी वर्क लहंगा और उस पर हैवी चुनरी। निक्की खूबसूरत दुल्हन की तरह लग रही थी, जिसकी ख्वाहिश हर लड़का करना चाहे। एरिस जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में आया, उसकी आंखें निक्की को देखकर खुली की खुली रह गई। निक्की को ऐसे जोड़े में देख एरिस को लगा कि वह सपना देख रहा है। तभी आरोही ने उसके पास आकर उसके गालों को थपथपाकर कहा, मेरी जान, ये सच है, कितनी प्यारी लग रही है ये। तुम्हें नहीं लगता मिस सिंघानिया के लिए परफेक्ट है? आरोही ने एरिस का मन टटोलते हुए कहा। एरिस, वो तो यही बनेगी, लेकिन फिलहाल के लिए तो मुझे संभालो, कहीं मैं अपने होश न खो दूं। इतना खूबसूरत होने के बावजूद भी कोई इतना झल्ला कैसे हो सकता है? I mean, लड़कियां तो हमेशा मेकअप के पीछे ही भागती रहती हैं, और ये मैडम अपने दोस्तों के पीछे भागती रहती हैं। किसी और की तो इनको फिक्र ही नहीं है। कब से जताए जा रहा हूं मैं कि प्यार हो गया है मुझे इनसे, पर मजाल है इन्हें जरा सा भी समझ में आ जाए। आरोही, अनजान है, तुम जानते हो ना, हर लड़की ऐसी नहीं होती, ये बाकियों से अलग है। तभी तो हजारों लड़कियों के कान्हा एरिस का दिल इस राधा पर आया है। एरिस, बस किस्मत कृष्ण और राधा जैसी ना हो हमारी। मेरी राधा ही मेरी रुक्मणी बने तो अच्छा है। आरोही, नॉट बैड माय बॉय, रुक्मणी और राधा की बातें, प्यार में बर्बाद हो गया छोरा। आरोही की बातों पर एरिस मुस्कुराता रहा। तभी निक्की ने आरोही से कहा, मैम ट्रायल कंप्लीट हो गया हो तो मैं इसे उतार दूं प्लीज, मुझे इरिटेशन हो रही है। लहंगे को ऊपर उठाकर आरोही के पास आते हुए निक्की ने कहा। आरोही, डार्लिंग बस हो गया, 1 मिनट रुक जाओ, एक पिक ले लूं तुम्हारी बस। हाँ, लेकिन अगर लहंगा नीचे कर लो तो बेस्ट होगा, क्योंकि दुल्हन लहंगे के नीचे जीन्स और स्पोर्ट्स शूज नहीं पहनती। आरोही की इस बात पर निक्की और एरिस भी हंस पड़े। तभी निक्की का फोन बजा। फोन अनाहिता का था। निक्की ने लहंगे को उठाए हुए ही अनाहिता की कॉल पिक की। निक्की ने एक हाथ से लहंगे को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से अनाहिता से फोन पर बातें कर रही थी। एरिस ने आरोही के कंधे पर हाथ रखा और कहा, लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आरोही ने उसकी बात का जवाब मुस्कुरा कर दिया। कुछ देर फोन पर बात करने के बाद निक्की आरोही और एरिस के पास आई और अपनी घड़ी को देखते हुए कहा, सर 4:30 हो रहे हैं, क्या मैं आज थोड़ा जल्दी घर जा सकती हूँ? एक्चुअली मेरी फ्रेंड को कुछ काम है। एरिस, हाँ जा तो सकती हो, लेकिन मेरे साथ चलना होगा, चाहे तुम इसे रिक्वेस्ट मानो या ऑर्डर। एरिस ने एक आईब्रो ऊपर करके कहा। थोड़ी देर सोचने के बाद निक्की ने हाँ बोल दिया। एरिस ने उसे चेंज करके ऑफिस के नीचे आने को कहा। निक्की ड्रेस चेंज करने चली गई तो आरोही ने एरिस से कहा, ड्राइव मुबारक हो सिंघानिया सर। आरोही की इस बात पर एरिस मुस्कुराता हुआ नीचे चला गया। निक्की भी वहां से फ्री होकर आकर कार में बैठी है। एरिस ने कार शांति भवन की तरफ बढ़ा दी। लगभग 15 मिनट बाद वो शांति भवन पहुंच चुके थे। एरिस तो नहीं आना चाहता था, लेकिन निक्की ने जबरदस्ती उसे अंदर आने को कहा। एरिस कुछ देर तक दादू के पास बैठा रहा। बातों ही बातों में शाम के 6 बज चुके थे। एरिस से बातों के दौरान दादू को पता चला कि एरिस बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ लड़का है। उसके पापा के ना होते हुए भी उसने सिंघानिया ग्रुप को जिस तरह संभाला है, काबिल तारीफ है। दादू ने ये बात भी नोटिस की कि एरिस निक्की को पसंद करता था। आखिर दादू की अनुभवी आंखों से किसी भी चीज का छुपना नामुमकिन था। कुछ देर और रुककर एरिस चला गया। रात के 9 बज चुके थे। कार्तिक घर आ गया था, लेकिन पार्थ अब तक नहीं आया था। सबने जब कार्तिक से पार्थ के बारे में पूछा तो कार्तिक साफ झूठ बोल गया कि उसे तो पार्थ मिला ही नहीं। खाने के बाद जब विजय जी से दादू ने अनाहिता और पार्थ की सगाई की बात की तो उन्होंने हाँ कह दिया और साथ में कल पंडित को बुलाकर मुहूर्त की बात करने को भी कहा। इस बात से सब खुश थे। जहाँ रुद्राक्ष को इस बात की खुशी थी कि उसके सुपरमैन भैया ही अब उसके जीजा जी बनने वाले थे, वहीं अर्चित इस बात से खुश था कि अनाहिता अब हमेशा उसी के साथ रहेगी। खाना खाने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए।
लेकिन पार्थ अभी तक नहीं आया था। अनाहिता नीचे आई तो देखा राधा जी अभी तक सोफे पर बैठी थी। अनाहिता आकर उनके पैरों के पास बैठ गई। राधा जी अनाहिता के सर पर अपना हाथ फिराने लगी। रिधिमा जी ने अनाहिता को नीचे आते देखा था। वह हॉल में आ ही रही थी, लेकिन जब अना और राधा को साथ में देखा तो उनकी आंखें भर आई और वो वापस अपने रूम में चली गई। राधा जी ने अनाहिता के बालों में अपनी उंगली घुमाते हुए कहा, क्या हुआ बच्चे, नींद नहीं आ रही तुम्हें? अनाहिता, पता नहीं क्यों माँ, और अभी पार्थ भी तो घर। आगे कुछ कहने से पहले ही अनाहिता चुप हो गई। राधा जी समझ गई कि अनाहिता क्या कहने वाली है। वे कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद उन्होंने अनाहिता से कहा, बच्चा मुझे नींद आ रही है, अगर तुम जगी रही हो तो पार्थ आए तो उसे खाना खिला देना, आज सुबह से वो भूखा होगा। अनाहिता, जी माँ। इतना कहकर राधा जी अपने कमरे में चली गई। अनाहिता आकर गेट पर खड़ी हो गई और बेसब्री से पार्थ का इंतजार करने लगी। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर राधा जी ने अनाहिता को देखा और उसके चेहरे की बेचैनी देखकर एक मुस्कुराहट के साथ अपने कमरे में चली गई। अनाहिता गेट पर ही खड़ी थी। लगभग 10 मिनट बाद पार्थ की गाड़ी अंदर आई। अनाहिता ने आकर गेट खोला। पार्थ ने अनाहिता को सामने देखा तो उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पार्थ अंदर हॉल में आया। तब अनाहिता ने कहा, आप फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए खाना लगा देते हैं। पार्थ, मुझे भूख नहीं है, और ऊपर जाने लगा। अनाहिता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, गुस्सा हम पर है तो हमें दिखाइए, खाने पर क्यों दिखा रहे हैं? पार्थ ने कुछ नहीं कहा और अपना हाथ छुड़ाकर वापस मुड़कर जाने लगा। इस बार अनाहिता ने पार्थ को पीछे से गले लगा लिया। अनाहिता के पकड़ते ही पार्थ वहीं रुक गया। पार्थ जानता था अनाहिता उसे मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह जानबूझकर गुस्सा होने का दिखावा कर रहा था। अनाहिता ने पार्थ को कुछ देर तक ऐसे ही पकड़े रखा। पार्थ ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वैसे ही खड़ा रहा। अनाहिता ने देखा कि पार्थ कुछ नहीं बोल रहा तो उसी ने बोलना शुरू किया, अनाहिता, हम जानते हैं आप हमसे बहुत नाराज हैं, होना भी चाहिए, पर नाराजगी ये तो नहीं कहती कि सामने वाले की ओर देखा भी ना जाए, चाहे उसकी सांसें ही आपकी एक नजर पर टिकी हों। ये तो सरासर नाइंसाफी है। जिस चीज के लिए गुस्सा है उसके लिए सामने वाले को कुछ नहीं तो एक कसकर थप्पड़ ही मार दीजिए। शायद वो दोबारा ऐसी गलती करने से पहले 1000 बार सोचे। माफी नाम की भी एक चीज होती है जो पहली गलती पर दे देनी चाहिए, और सारी नाराजगी अभी दिखा लेंगे तो आगे के लिए क्या रखेंगे मेजर साहब? देखिए, चोट से तो हमें ज्यादा दर्द नहीं हुआ, लेकिन आपका ये बेरुखीपन वाला अंदाज हमें बेहद दर्द दे रहा है। मान भी जाइए, अरे जिंदा है हम आपके सामने। कल को महादेव ना करे अगर हम ना रहे तो किस पर गुस्सा करेंगे आप? अनाहिता ने पार्थ की ओर देखकर कहा। इस बार पार्थ बोला नहीं, बल्कि अनाहिता के बालों में पीछे से हाथ डालकर सीढ़ी की रेलिंग की ओर ले जाकर रेलिंग से लगाते हुए उसके एकदम नजदीक जाते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़ा सकती हो मिस अनाहिता रघुवंशी? तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दो। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, मौत भी नहीं। इस वक्त पार्थ की गर्म सांसें अनाहिता के चेहरे पर महसूस हो रही थी। अनाहिता की आंखें अपने आप बंद होती गई। एक खूबसूरत एहसास उसके जहन में होने लगा, जो हमेशा पार्थ के नजदीक आने से होता था। अनाहिता की आंखें बंद ही थी, तभी उसे महसूस हुआ पार्थ वहां से जा चुका है। उसने अपनी आंखें खोली तो सच में पार्थ वहां नहीं था। पार्थ सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। अनाहिता भागते हुए उसके पीछे गई और उसे छत पर खींच ले गई। पार्थ ने आनाकानी की, लेकिन अनाहिता कहाँ किसी की सुनने वाली थी। ये वही थी जो जिद में आने पर कुछ भी कर सकती थी। पार्थ छत पर गया तो देखता ही रह गया। टेरेस पर झूलों के पास टेबल रखकर अनाहिता ने काफी अच्छे से डेकोरेशन किया था। टेबल पर पार्थ का फेवरेट खाना लगा था। उसके पास अनाहिता ने अपना गिटार रखा था। छत पर खुले आसमान के नीचे 2 गद्दे रखे थे, जिसे चारों तरफ से लाइट्स और पर्दों से कवर किया गया था। सिर्फ लाइट्स और कैंडल्स जल रहे थे, जिससे वहां का सीन बहुत ही प्यारा लग रहा था। पार्थ मुस्कुरा रहा था, लेकिन छिपकर। अनाहिता पार्थ का मुस्कुराना नहीं देख पाई। पार्थ का कोई रिएक्शन ना देखकर अनाहिता ने झूले पर ले जाकर पार्थ को बिठा दिया। पार्थ ने अनाहिता की ओर देखा। उसकी नजर वहीं पर थम गई। चांद और कैंडल्स की लाइट में अनाहिता की नीली आंखें चमक रही थी।
उसके चेहरे पर आती चांद की रोशनी उसका निखार और बढ़ा रही थी। पार्थ का ध्यान जब चेहरे से हटा तो उसने देखा अनाहिता ने आज अपने पैरों में पायल पहनी थी। ये दूसरी पसंदीदा चीज थी जो पार्थ को बेहद पसंद थी। हाँ, ये अलग बात थी कि अनाहिता को ये सारी चीजें नहीं पसंद थी। फिर भी पार्थ के लिए वो इन सब चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने को तैयार थे। पार्थ को यूं देखते देख अनाहिता ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। पार्थ अभी भी अनाहिता को देखे जा रहा था। वो तो लगभग भूल ही गया था कि वो अनाहिता से नाराज भी है। उसकी नजरें तो अनाहिता को अपने अंदर कुछ यूं बसा लेना चाहती थी कि आने वाले कुछ दिन में बिना उसे देखे बीत जाए। अनाहिता ने गिटार लिया और उसकी उंगलियां गिटार पर चलने लगी। पार्थ का ध्यान तब टूटा जब पार्थ के कानों में गिटार की आवाज पड़ी। अनाहिता ने आंखें बंद करके गिटार बजाते हुए गाना शुरू किया। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहीं बिना समझ लो तुम शायद। गाते गाते अनाहिता की आंखें झलक पड़ी, जो पार्थ के लिए असहनीय था। पार्थ ने दौड़कर अनाहिता को गले लगा लिया। दोनों ने एक दूसरे को ऐसे पकड़ा था मानो साल बाद मिले हों। पार्थ की आंखें भी बरस पड़ी थी। अगर उस वक्त उन्हें कोई देखता तो यही सोचता, सिर्फ 2 दिन बात ना करने पर इनका ये हाल है। भगवान जाने इनका क्या होगा। पार्थ अनाहिता के बालों को हाथ से सहला रहा था। अनाहिता उसकी बाहों में बिल्कुल छोटी बच्ची के जैसे चिपकी थी। उसने पार्थ के सीने से लगे हुए कहा, आप सही कहते हैं मेजर साहब, हम गलत सिचुएशन पर गलत डिसीजन लेते हैं। हर सिचुएशन को खुद के हिसाब से हैंडल करना चाहते हैं। गुस्से में हम किसी की नहीं सुनते और नफरत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आपका प्यार हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आप जानते हैं इन सब का मतलब क्या है। आपको हमारी सारी प्रॉब्लम पता है। आई नो हम थोड़े स्टूपिड हैं, पागल हैं, बेवकूफ हैं, इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं और गलत डिसीजन लेते हैं। फिर भी हम आपके साथ रहना चाहते हैं हमेशा। हम जानते हैं लाइफ में कभी भी गलत डिसीजन लेंगे तब आप हमसे ऐसे ही नाराज होंगे, लेकिन साथ में हम ये भी जानते हैं आप कभी हमसे दूर नहीं जाएंगे। तो क्या प्लीज आप अपना गुस्सा छोड़कर हमें माफ कर देंगे। हम वादा करते हैं कभी भी कैसी भी सिचुएशन हो हम खुद को हर्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें पता है हमारी एक खरोच आपको बहुत बड़ा घाव देती है। पार्थ ने अनाहिता को अपने सामने खड़ा किया और उसके माथे पर किस करके उससे कहा, और तुम्हें पता है क्या, मेरी ये जो शेरनी है ना, ये पूरी पागल है। तुम में हर चीज ब्रिलियंट है अनाहिता, लेकिन ये जो फास्ट डिसीजन लेने की तुम्हारी आदत है, यही मुझे दर्द देती है। अनाहिता, ठीक कहा आपने। हम अपनी इस आदत के चलते कई बार अपनों को तकलीफ पहुंचा चुके हैं, इसलिए हमें ये बदलने की जरूरत है और हम इसे जरूर बदलेंगे, खुद को बेहतर बनाएंगे ताकि स्ट्रेट डिसीजन के साथ सही डिसीजन भी ले सकें। और हम ये आपके लिए नहीं बल्कि हम दोनों के लिए करेंगे। अपने दुश्मनों से बदला लेना हमारा मकसद है और यकीनन हम उसे नहीं भूल सकते, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट देश और हमारी फैमिली है। पार्थ ने अनाहिता के चेहरे को अपने हाथों में थामा। इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, फिर भी ऐसे पागलपन और बेवकूफियां करती हो। अनाहिता पार्थ को एकटक देखते हुए, आई नो ये बात तो हम बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन आजकल हमारा पागलपन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है और वो पागलपन सिर्फ आपके लिए है। पार्थ ने अनाहिता को गले लगाकर ऊपर उठा लिया और उसके गले पर किस करके कहा, आई लव यू मेरी शेरनी। अनाहिता ने अपने गालों को पार्थ के गालों से छूकर कहा, लव यू टू। हमारे मेजर साहब। सीढ़ियों के पास खड़े कार्तिक और नंदिनी ने एक दूसरे के हाथों को पकड़ते हुए एक दूसरे की ओर देखकर कहा, लव यू मिस्टर ओबरॉय। कार्तिक ने नंदिनी के हाथों को अपने हाथों में कसकर पकड़ा और उसके माथे को चूमते हुए कहा, लव यू टू मिसेस ओबरॉय। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दोनों खुशी खुशी नीचे आए और अपने कमरे में चले गए। पार्थ और अनाहिता चांद की रोशनी में झूले पर बैठ गए। अनाहिता ने पार्थ के गालों को छूकर कहा, दोबारा कभी भी हमारा गुस्सा खाने पर मत दिखाना। सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा ना आपने? मैं कितना परेशान थी आपको लेकर। पार्थ,
पर मैंने तो आज का दिन खूब एंजॉय किया, अनिरुद्ध और कार्तिक के साथ। तीनों दोपहर से ही साथ थे। अनाहिता, अनिरुद्ध आपके साथ था? पार्थ, हाँ, हम तीनों ने साथ में ही खाना खाया था। पार्थ ने अनाहिता की ओर देखकर कहा। अनाहिता, मतलब हम पागल हैं जो ऐसे ही परेशान हो रहे थे कि आप गुस्से में घर से सुबह ही निकल गए? पता नहीं कुछ खाया भी है या नहीं। अनाहिता ने खाना लगी हुई थाली पार्थ की ओर रखते हुए कहा। पार्थ, हाँ, तुम पागल ही हो। अभी तो तुमने कहा। शेरनी, तुम भुलक्कड़ होती जा रही हो। अनाहिता कमर पर हाथ रखकर पार्थ के सामने खड़ी हुई और आंखें दिखाते हुए बोली, अच्छा, तो हम आपको पागल दिखते हैं? तो फिर पागल तो कुछ भी कर सकते हैं। पार्थ, हाय, ये नीली आंखें, ऐसे ही तुम मुझे देखती रहा करो। कसम से तुम्हारे सामने से कभी हटूं ही ना। वैसे तो हो मेरे कंधे तक की, फिर भी मेरे सर पर चढ़ी रहती हो। पार्थ ने दिल पर हाथ रखते हुए अनाहिता को प्यार से देखते हुए। अनाहिता, रुक जाइए, हम बताते हैं सर पर चढ़ना किसे कहते हैं। कहते हुए अनाहिता आकर पार्थ के बाल बिगाड़ने लगी। पार्थ ने भी फुर्ती दिखाते हुए अनाहिता को खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया और उसके चेहरे के नजदीक अपने चेहरे को ले जाते हुए उसके गाल पर अपनी उंगलियां फिराने लगा। पार्थ के ऐसे छूने से अनाहिता शर्म से सिमट गई। पार्थ ने अनाहिता को ऐसे शर्माते देखा तो उसके कानों के पास जाकर बोला, शेरनी, जो खुद ही सिमट कर बैठी हुई है वो हमें क्या बताने वाली थी? पार्थ की गर्म सांसें अनाहिता के गले पर महसूस हो रही थी। ऐसे में अना कुछ नहीं बोल पा रही थी। पार्थ उसकी इस बेबसी को अच्छे से समझ रहा था। उसने अपने होंठों को अनाहिता के कंधे पर रख दिया। अनाहिता की बंद आंखें झटके से खुल गई। वो पार्थ की गोद से उठकर खड़ी हो गई और बोली, बस, हर वक्त यही चलता रहता है आपके दिमाग में। खाने की सुध नहीं है, पहले खाना खाइए। पार्थ ने खाने की प्लेट उठाई और अनाहिता को बगल में बिठाकर उसे खिलाते हुए खुद भी खाने लगा। खाना खाने के बाद दोनों छत पर ही लगे अपने अपने गद्दे पर आकर लेट गए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। अनाहिता ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, पार्थ, आइंदा से कभी हमसे नाराज मत होइएगा। आपको नाराज देखकर यहाँ उंगलियों से दिल की ओर इशारा करते हुए, यहाँ दर्द होता है और हम नहीं चाहते जिस चीज के होने का एहसास आपने कराया है उसमें दर्द हो। समझ गए ना आप? पार्थ ने अनाहिता को अपनी तरफ खींचा। अनाहिता पार्थ के बगल में आकर लेट गई। उसका एक हाथ पार्थ के हाथों में था और दूसरा पार्थ के सीने पर। वहीं पार्थ दूसरे हाथ से अनाहिता के बालों को सहला रहा था। इस वक्त अनाहिता का ध्यान आसमान पर था, लेकिन पार्थ का पूरा ध्यान अनाहिता के चेहरे पर था। पार्थ ने अनाहिता के हाथों को चूम कर कहा, अगर कल मैं किसी मिशन पर जाऊं और वहां मुझे कुछ हो जाए तो तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? अनाहिता ने पार्थ की ओर देखा और कहा, अनाहिता रघुवंशी सांस लेना छोड़ सकती है, पर आपको भूलना कभी नहीं। जिंदगी में कभी भी अगर ऐसा वक्त आया कि हम आपको भूल गए तो वो सिर्फ हमारी मौत के बाद का वक्त होगा। पार्थ ने अनाहिता के हाथों को और कस के पकड़ लिया और कहा, एक बात बतानी थी तुम्हें। कुछ क्लू मिला है साहिब के खिलाफ। अनाहिता की आंखें चमक उठी। उसने उठकर बैठते हुए कहा, कैसा क्लू? पार्थ, 15/8/20 का पता चल गया है और पार्थ ने मिशन पर जाने की बात अनाहिता को बता दी। अनाहिता, हम भी तो मिशन का हिस्सा हैं, फिर मामू ने हमें क्यों नहीं बताया? हमें भी तो जाना था इस मिशन पर। पार्थ अनाहिता के गालों को छूकर, क्योंकि तुम अभी ठीक नहीं हो इसलिए तुम नहीं जा सकती। वैसे 2 नए ऑफिसर्स इस मिशन पर हमारे साथ जाएंगे। अनाहिता कुछ सोचते हुए, वैसे ये दोनों नए ऑफिसर्स कौन हैं? पार्थ, कमांडो आदित्य बहल और साक्षी राणावत। वैसे अभी मैं मिला नहीं हूं इन दोनों से, सिर्फ फोटोज देखी हैं। कहते हुए पार्थ ने फोन से उनकी फोटो निकाल के दिखाई। ये दोनों फिलहाल हरियाणा में ही हैं। ये वहीं से हमें ज्वाइन करेंगे। अनाहिता वैसे ही सोचते हुए, कब निकलना है आपको? पार्थ, कल शाम तक, या हो सकता है परसों। अनाहिता, और वैसे ही वापस कुछ सोचने लगी। पार्थ ने अनाहिता को सोचते देखा तो उसके गालों को थपथपाकर कहा, शेरनी, जो भी सोच रही हो भूल जाओ उसे। ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत, वरना इस बार तुम मुझसे नहीं बच पाओगी।
अनाहिता ने पार्थ को वापस लिटा दिया और खुद का सर उसके सीने पर रखकर लेटते हुए बोली, अरे मेजर साहब, हम क्या सोचेंगे, बस इतना सोच रहे हैं एक दिन में आपको बिन देखे ये हाल हो गया हमारा, तो जब आप यहां नहीं रहोगे तो क्या होगा। सच में प्यार ने तो हमें आपका आदी बना दिया। और जहां तक रही हमारी ना जाने की बात, तो आपने और मामू ने जो सोचा है सही ही सोचा होगा। अभी तो बहुत से मिशन आएंगे लाइफ में, अभी फिलहाल सेहत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्थ को पता था अनाहिता जो बोल रही है वह कतई नहीं सोच रही, और उसे यह भी अच्छे से पता था कि अनाहिता के चाहे बिना कोई भी उसके मन की बात नहीं जान सकता। इसलिए उसने अनाहिता के माथे पर अपना हाथ रखकर कहा, सच में शेरनी, यही सोच रही हो तुम। अनाहिता, मेजर साहब, हम जो कह रहे हैं वही सोच रहे थे। अब आप ज्यादा परेशान मत होइए और शांति से खुले आसमान की नींद का मजा लीजिए। पार्थ, ठीक है, तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ। और हाँ, जब मैं यहाँ ना रहूं तो कुछ ऐसा वैसा मत करना, खुद का ख्याल रखना, गुस्सा बिल्कुल भी मत करना। निक्की और कार्तिक यही हैं, तो तुमने कुछ भी गलत किया तो वो मुझे बता देंगे। पार्थ ने अनाहिता के बालों में उंगलियां घुमाते हुए कहा। अनाहिता ने कोई जवाब नहीं दिया, तो पार्थ ने सर उठाकर देखा। उसके सीने पर सर रख अनाहिता सो चुकी थी। इस वक्त अनाहिता के चेहरे पर अलग ही सुकून था। पार्थ को वो वक्त याद आया जब कॉलेज में अनाहिता ने खुद पर गोली चलाई थी। ये अनाहिता उससे बिल्कुल अलग थी। मासूमियत, सुकून और सब कुछ पा लेने की तसल्ली थी अनाहिता के चेहरे पर इस वक्त। पार्थ उसके लिए एक पॉजिटिव टॉनिक था, जिसके पास रहते हुए वो कुछ भी गलत नहीं कर सकती थी। पार्थ ने उसके माथे पर किस किया तो अनाहिता ने बच्चों जैसे अंगड़ाई ली और पार्थ को कडल करके सो गई। पार्थ अनाहिता की इस मासूमियत से अनजान नहीं था। यही अनाहिता तो थी जिससे उसे प्यार हुआ था। दुनिया के लिए सख्त सी, गुस्सैल, कड़क मिजाज, लेकिन पार्थ के सामने एक छोटी सी बच्ची जैसे, जिसने कभी अपना बचपन ही खुलकर ना जिया हो। पार्थ ने भी अनाहिता को कडल किया और सो गया।